जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ बुल्स एंड बीएस। और इस वीक में जो इस्लामाबाद यूनाइटेड है उसने अगेन बहुत ज़बरदस्त परफॉर्म किया है, अगेन एज यूजुअल एट द टॉप ऑफ द टेबल। और हमेशा हमारे जो हैं पैसे वहीं पे लगे होते हैं जहाँ पे बुल्स जो हैं वो परफॉर्म कर रहे होते हैं। इसके अलावा स्टॉक मार्केट को देखा जाए तो इस वीक थोड़ा सा आप लोगों ने देखा इंडिया के साथ टेंशन ज़्यादा बढ़ गई थी, जिसकी वजह से थोड़ा सा सेंटिमेंटल इफेक्ट आया। हमने ऑलरेडी थोड़ा सा आप लोगों को बताया भी हुआ था कि 50% आप लोग कैश पे आ जाएं। उसका भी हमें थोड़ा सा बेनिफिट हो गया कि जो टेक्निकल्स थे उन्होंने थोड़ा सा प्ले आउट भी किया है। और मार्केट इस टाइम पे आई थिंक थोड़ा सा -2% के पास क्लोज हुई है। सो इस मार्केट को भी थोड़ा सा देख लेते हैं। और इस वीक के अंदर आप लोगों को मैं थोड़ा फंडामेंटल्स का अपना जो मॉडल है इन्वेस्टोजीनी उसका भी थोड़ा सा रिव्यू कराता हूँ। और इस दफ़ा आप हमारे इस वीक के अंदर रजिस्ट्रेशन खत्म होने वाली कैपिटल मार्केट्स की, फंडामेंटल्स ऑफ कैपिटल मार्केट, इफ यू वांट टू बी पार्ट ऑफ दैट ट्रेडिंग। सो अभी आप जाके उसको रजिस्टर कर सकते हैं। इट्स ऑलमोस्ट आई थिंक 10% ऑफ एज वेल। तो बी पार्ट ऑफ कैपिटल मार्केट एलुमनाई। चलिए इस वीक का स्टार्ट करते हैं। कमिंग टू फराज भाई कैसे हैं आप, और थोड़ा सा मार्केट का भी ओवरव्यू देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। मार्केट बड़ी ज़बरदस्त वॉलेटाइल रही है। रेंज में थी, जैसे कि एसी 100 हमने लास्ट टाइम बताया था कि बुल्स एंड बेयर्स दोनों के वेट्स इक्वल थे, 3 3 पॉइंट्स थे हमारे टेबल के ऊपर, तो उसी तरीके से रेंज में प्ले की और हम 50% कैश पे थे कि हम जब भी प्रेशर आए मार्केट में उसको यूटिलाइज कर सकें। सो ओवरऑल ठीक रहा वीक 100 इंडेक्स के ऊपर। एंड देन अगर ग्लोबल मार्केट्स को देखें, बहुत अच्छी वॉलेटाइल रही। और हमारे जितने कॉल्स थी क्रिप्टो की, स्पेशली चाहे वो बीटीसी हो, इथेरियम हो, टर्बो हो, सीवीएक्स हो, सब ने परफॉर्म किया। एंड देन गोल्ड के जो सजेस्टेड लेवल्स थे वो वहीं से ही बाउंस करके वो भी अच्छा परफॉर्म किया। मैं एक दफ़ा हम रिव्यू कर लेते हैं। अच्छा, हमने केएस बी पम्प की कॉल दी हुई थी और इसके टारगेट्स थे 195 के। वहीं जाके हिट हुआ है और 195 से फिर नीचे भी आ गया। सो लास्ट वीक भी हमने इसके रिव्यू किया था कि ये 195 तक जा सकता है, जिनके पास है इसको रखें। सो बेहतरीन तरीके से परफॉर्म किया। एंड देन जो स्टार परफॉर्मर रहा लास्ट वीक वो मेरे लिए बनीज लिमिटेड था। और ये इस तरह के पैटर्न्स मैंने हाईलाइट कर दिए थे कि ये सारी कंपनीज परफॉर्म करेंगी, जैसे बीएनएल हो गया, प्रेमा हो गया, निमेरिजन्स हो गया, ये सब ने परफॉर्म किया इस हफ्ते मार्केट के प्रेशर में रहने के बावजूद। सो ये जब हमने हाईलाइट किया था 24-25 रुपये पे था, अब ये 34 का हाई लगा के इस टाइम अच्छे उस पर ट्रेड कर रहा है। सो ये स्टार परफॉर्मर रहा और अभी भी इसमें पोटेंशियल है, ये स्टिल परफॉर्म कर सकता है। इस पर अभी तक टॉप डिफाइन नहीं हुआ। फिर इसके बाद गोल्ड का एक यहाँ पे लेवल सजेस्ट किया हुआ था 3260-67 का। और ये अपने हाइज लगाने के बाद उसी लेवल पर आया है। उन्हीं लेवल्स पर आने के बाद वहाँ से बाउंस करता हुआ दोबारा 3370 तक गया। सो बेहतरीन इसने उन लेवल्स को रिस्पेक्ट दी और परफॉर्म किया। एंड देन टर्बो को तो टर्बो लग गया था सही है। सो ये जो हमारा ब्रेकआउट लेवल था 0.02 का, बेहतरीन तरीके से इसका ब्रेकआउट हुआ। एंड देन उसके बाद ये हिस्ट्री हो गई है। और ये बहुत ही कोई ज़बरदस्त फिनोमिनल गेंस, जो टारगेट थे वो जैसे ही ब्रेकआउट हुआ अगली 4 घंटे में वो टारगेट हिट हो गए थे। और उसके बाद देखें यहाँ से ये तकरीबन ये जो मूव है ये आ रही है 150% की, ठीक है। तो क्रिप्टो में ऐसे ही होता है, कोई चीज़ जब चलना शुरू होती है तो वैसे परफॉर्म करती है। बीटीसी लास्ट 2 वीक से मैं कह रहा था कि 85,000 हमारा बैरोमीटर होगा, इससे ऊपर ये सस्टेन कर गया तो बहुत अच्छी रैली देखने को मिलेगी। 85,000 जैसे ही ब्रेक हुआ, 1 2 हफ्ते तक वो हमारी जो फर्स्ट टारगेट्स थे उनको जाके हिट किया। और उसके बाद अब ये ट्रेड हो रहा है 93,000 के करीब। सो इसके ऊपर भी मैसिव राइट थी और ये भी बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म करता हुआ अभी ऊपर ही जा रहा है। फिर इथेरियम पे आ जाते हैं। ये हमारा एक लेवल था 1694, हम काफ़ी टाइम से इसको आई कर रहे थे कि ये ब्रेकआउट होगा, ये अपने बॉक्स से बाहर निकलेगा, फिर इसमें आप पोटेंशियल देख सकते हैं अप ट्रेंड का। तो वैसे ही हुआ 1694 को जब इसने ब्रेक किया और उसके बाद इसमें भी एक अच्छी राइट देखने को मिली। सो ओवरऑल बड़ा अच्छा वीक रहा है हमारा इन चीज़ों को लेके। और बाकी आप बताएं मैक्रोस पे क्या चल रहा है, कुछ अपडेट्स, और जो इंडिया और पाकिस्तान की जो टेंशन्स हैं उसके बारे में आप क्या सजेस्ट करेंगे लोगों को। अच्छा चलें, इस वीक के हम थोड़ा सा फंडामेंटल्स को भी देख लेते हैं। पहले आई वांट टू शो यू गाइस द ओवरऑल माय मॉडल एज वेल। जिस तरीके से मैं एनालाइज करता हूँ मार्केट्स को ओवरऑल, आप लोग देख रहे होंगे कि फंडामेंटल्स के अंदर एक अच्छी कंपनी पिक करने का क्राइटेरिया क्या होता है कि आप उसमें अच्छे फैक्टर्स को काउंट करें।
ठीक है। ओवरऑल अगर आप देखो तो ये वैसे खैर मैंने 22 को इसका स्नैपशॉट ली थी। सो अभी तक जो मॉडल है ये मैंने जर का पोर्टफोलियो भी मैंने खोला नहीं हुआ, तो जर का पोर्टफोलियो भी अगर आप लोगों को मैं दिखाऊंगा। सो वो अगेन दैट इज वो इससे भी शायद थोड़ा सा बेहतर परफॉर्म किया हुआ है। ओवरऑल के सी 100 7.25% ऑलमोस्ट तकरीबन परफॉर्म की थी। ये 1,18,000 के पास थी। ये इंडिया के जो मामला चले हैं उसके उससे पहले की बात है। और ओवरऑल पोर्टफोलियो तकरीबन 11% है। और अगर आप यहाँ पे सिक्लिकल्स को देखेंगे तकरीबन 15%। तो आप देख रहे हो कि डबल से ज्यादा ऑलमोस्ट हमारी परफॉर्मेंस हो रही है। और अभी इसमें और भी स्टॉक्स मैंने अपने जो स्टूडेंट्स अलमनाई उनको भी सजेस्ट किए हैं। नेक्स्ट वीक के अंदर थोड़े से मैं आप लोगों को भी यहाँ पे बता दूंगा। बट द पॉइंट इज थोड़ा सा इस चीज को अंडरस्टैंड करें कि ये हम कंपनीज को पिक कैसे करते हैं। ये पिक करने का हमारा ओवरऑल क्राइटेरिया होता है कि जिसमें हमने सारे फैक्टर्स जो आप होते हैं एक अच्छे बिजनेस में जो फैक्टर्स देखने होते हैं, आपकी सेल ज्यादा होनी चाहिए, प्रॉफिट ज्यादा होना चाहिए, कैश जो है वो कितना आपका ज्यादा होना चाहिए, कर्जा कम होना चाहिए, और आप कितना उसको हर क्वार्टर के अंदर इंप्रूव कर रहे होते हैं। तो मैं अपने एंड पे क्या करता हूँ, उसको स्कोरिंग थोड़ी सी देता हूँ। स्कोरिंग देने का मकसद ये होता है कि ओवरऑल आपको अच्छी से अच्छी कंपनीज पिक होकर आए। सो अगर मैं लेट्स सपोज एक यहाँ पे जनरली आपको दिखाता हूँ कि लेट्स सपोज यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं, पाइनियर सीमेंट मेरे पास एक फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग कंपनी आ रही थी, और ये पिछले कई क्वार्टर्स के अंदर बहुत जबरदस्त इसका स्कोर मेरे पास आया था। दो स्कोर्स मैं बनाता हूँ, एक स्कोर ऐसे बनाता हूँ कि ओवरऑल कितनी कंपनी सॉलिड है, कितनी स्ट्रांग है, ठीक है। और दूसरा ये मैं एक स्कोर बनाता हूँ जिसमें उसमें ट्रिगर्स भी मुझे मिल जाए कि ये फास्ट मूव करे, यानी कि एक अच्छा स्कोर ऐसा आए कि एग्रेसिव इसके अंदर मूव्स आए। सो दोनों के स्कोर अगर मैं यहाँ पे आपको दिखा भी देता हूँ, लेट्स सपोज अगर मैं मारी को आपको दिखाऊं तो मारी मेरे पास बहुत अरसे से बहुत अच्छा स्कोर दे रहा था। और अगर पिछले कुछ सालों से यहाँ पे अगर आप देखो तो दिसंबर 2017 से लेके मार्च 2021 का पीरियड है, बहुत अमेजिंग इसका स्कोर रहा। उससे पहले भी ये काफी ज्यादा मेरे पास स्कोरिंग में आता रहा है। कोहार्ट सीमेंट इज वन ऑफ द कंपनीज जो कि मेरे पास काफी ज्यादा हाईलाइट हुई हुई है। फिर इसके अलावा कुछ साल पहले अगर आप दिसंबर 2014 का भी हम देखें, उस पीरियड से GHNI मेरे पास काफी हद तक स्कोर बेहतरीन आता था मेरे पास। अगर यहाँ पे टोटल ये दूसरा वाला स्कोर है जो मैं आपको बता रहा था कि एग्रेसिव स्कोर मेरा भी यहाँ पे मैं हाईलाइट करता हूँ। सो दिस इज द स्कोर। अगर आप यहाँ पे देखें GHNI अगर 2014 में जाके, ये मेरे ख्याल से खुला भी हुआ है, सितंबर 2014 से ऑनवर्ड्स दिसंबर 2016 17 तक ये मेरे पास लगातार इस पीरियड के अंदर आ रहा है। और अगर हम क्या करते हैं कि यहाँ पे आके इसको ओवरऑल देख लेते हैं GHNI, तो ये 2014 का जो पीरियड है यहाँ से ये स्टॉक तकरीबन 9 रुपीज से लेके दिसंबर 2017 525 तक पहुंचा। इसी के अलावा मैं दो तीन और आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ ताकि थोड़ा सा टाइम भी हमारे पास कम है, शॉर्ट है। हाई नून का अगर आप यहाँ पे देखें, ये भी बड़ा बेहतरीन मेरे पास स्कोर आ रहा है। इसके अलावा आई थिंक के कौन सी और देख सकते हैं, मेपल लीफ था मेरे पास जिसका काफी जबरदस्त स्कोर आ रहा था। सो वो भी था। मारी है मेरे पास। सो इसको देख लेते हैं हाई नून के अंदर। दिस इज हाई अच्छा नून। अमार, ये तो आप 100 इंडेक्स या पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट का बता रहे हैं। क्या ये जो आपका इन्वेस्टर जीनी मॉडल है जिसके बेसिस पे आप ये इतनी ज़बरदस्त स्टार परफॉर्मर्स निकाल रहे हैं जो तकरीबन 5x 6x रिटर्न दे जा चुके हैं अभी तक, क्या ये आप अप्लाई कर सकते हैं डिफरेंट ग्लोबल मार्केट्स के ऊपर भी? फ़र्ज़ बिल्कुल करें बिल्कुल। अगर मैं सो ये सारी चीजें यूएस स्टॉक्स पे करना जी जी चाहता हूँ या मैं सऊदी स्टॉक्स पे करना चाहता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। ये जो चीजें मैं ओवरऑल फंडामेंटली पढ़ाता हूँ या जो मैंने ये मॉडल डिजाइन किया है, इट इज एप्लीकेबल एवरीवेयर। तो ये यूएसए के ऊपर भी मार्केट नैस्डैक हो गई, S&P 500 होगी। इसके अलावा इंडिया की मार्केट के ऊपर लग सकता है, इसके ऊपर किसी भी मुल्क के किसी कंट्री के ऊपर आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, उसके रिजल्ट्स विल बी द सेम। यहाँ पे अगर आप देखें हाई नून 9 रुपीज से तकरीबन ऑलमोस्ट 245 पे आया है। मेपल लीफ को देख लेते हैं, सिमिलर टाइम पीरियड में बड़ा बेहतरीन मेरे पास ये स्कोर दे रहा था। सो यहाँ पे भी अगर आप देखो तो ये मेपल लीफ ऑलरेडी काफी परफॉर्म किया था 16 से ऑलमोस्ट 140 के राउंड अबाउट गया। सो दीज वर द स्टार परफॉर्मर्स। इसमें कुछ स्टॉक्स हैं कुछ निस्बतन थोड़ा परफॉर्म करते हैं, लेकिन ओवरऑल जब आप बेस्ट बिजनेसेस पिक करते हैं तो हमेशा वो परफॉर्मेंस उनकी रहती ही है। अच्छा, इसके अलावा मैं S&P जो यूएसए की मार्केट उसको भी दिखा देता हूँ, लेकिन पहले मैं आपको यहाँ पे ओवरऑल जो हमारे पास लेटेस्ट जो स्कोर्स आ रहे थे अराउंड 400 कंपनीज के ऊपर जो मैंने अप्लाई किए, ये सारे मेरे पास वही कंपनीज हैं। साजगार ऑलरेडी मेरी टॉप 25 पिक्स में है, ऑलरेडी अच्छा बहुत परफॉर्म अमार, कर रही है। अमार एक सवाल जी मेरा जी आपसे, ये अगर इसको सीखना हो, ये जो डेटा है आपके पास, इस पे कितना टाइम लगता है इवैल्यूएट करने के लिए? अब ये 400 कंपनीज बैठ के तो नहीं हम एक्सप्लोर कर सकते। सो आपने कुछ इस तरह की ऑटोमेशन की है कि 400 कंपनीज में से मेरे पास शॉर्ट लिस्ट हो गया 5-6 आ जाए?
बिल्कुल, एग्ज़ैक्टली यही अब एट द एंड ऑफ सरमाया वेबसाइट हम इसके ऊपर थोड़ा-सा एम्बेड कर भी रहे हैं, थोड़ा-सा हमारा काम अभी भी रह गया हुआ है, लेकिन ओवरऑल मैं ये सारा मॉडल किस तरीके से बनाया जाता है, किस तरीके से अच्छी कंपनीज़ के अंदर जो-जो फैक्टर्स देखे जाते हैं, वो सारे मैंने इस कोर्स में सिखाए हुए हैं। सो इफ यू वांट बी टू बी द पार्ट ऑफ द कोर्स, आप लोग खुद से भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स जो हैं इसको ऑलरेडी अप्लाई कर रहे हैं। यूएसए के अंदर काफ़ी ज़बरदस्त मेरे स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने अपने भी मॉडल्स बनाए हुए हैं। पाकिस्तान में अवेलेबल हैं। कई स्टूडेंट ने साज़गार को इसी तरीके से पिक किया था। ₹60 पे था, ₹100 पे था, तब उन्होंने इसमें इन्वेस्टमेंट की। बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट जो ओवरऑल आपने देखी है, जो परफॉर्मेंस हुई है, सारी इस मॉडल ने पिक की हुई थी। यहाँ पे 1-2 कंपनीज़ मैं इसलिए दिखाना चाह रहा हूँ कि कुछ कंपनी जैसे हमने बुल्स एंड बियर्स में नहीं डिस्कस की थी, वो इसकी वजह ये होती है कि अक्सर क्या होता है कि ये छोटी कंपनीज़ होती हैं, इनमें ज़रा मार्जिन्स वगैरह मतलब इसमें परफॉर्मेंस तो हो जाती है, लेकिन वॉल्यूम्स नहीं लगते। जैसे कि यहाँ पे आप देखो यूएनआईसी है, क्लोवर मेरे पास आ रहा है, यहाँ पे इसके इसके अलावा एनएसआरएम है, ये सारी कुछ कंपनियां यूडीपीएल है, अगर इसको हम एक बारी बारी थोड़ा सा देख भी लेते हैं। अगर सो अगर अगर कोई आपका ट्रेनिंग में इनरोल करता है तो उसको कितना टाइम दिन में चाहिए ये सब सीखने के लिए? नहीं, ओवरऑल इतना ज़्यादा टाइम इसके अंदर चाहिए नहीं होता। ओवरऑल आपने पहले ये चीज़ें जब आप पढ़ लेते हो, थोड़ा-सा टाइम अगेन रिक्वायर्ड होता है एक कंपनी का एनालिसिस करने में। लेकिन इसका एग्ज़ैक्टली आई डोंट थिंक सो इसका कोई जवाब हो सकता है। जितना आप स्पीड से इसको कर सकते हैं, आप एनालिसिस आपको मैंने सिखाया हुआ है। विदिन 5 मिनट्स भी आप एक कंपनीज़ का एनालिसिस कर सकते हो, सारी कंपनी का, अगर आपके पास ये सारे डाटा मौजूद है। ठीक है, तो ये यूएनएसई का यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये एनएसआरएम को दिखा देता हूँ ओवरऑल। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये स्टॉक्स डबल से भी ज़्यादा परफॉर्म कर चुके हैं। एनएसआरएम 1-2 साल से 16 से तकरीबन 42, 43 मोर देन डबल यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है। फिर इसके अलावा जो है और कौन सा था, यूडीपीएल एक स्टॉक है, जो कि छोटा स्टॉक है, छोटी कंपनी है, लेकिन अगेन आई थिंक इसने काफ़ी ज़बरदस्त परफॉर्म किया हुआ है। सो दिस इज़ यूडीपीएल। अच्छा, अब इसके साथ-साथ अगर मैं आपको यूएस की मार्केट के ऊपर भी दिखा देता हूँ, ताकि आपको थोड़ा-सा एक अच्छा आइडिया मिले कि ये सारी जगहों पे ये अप्लाई होता है। दिस इज़ बेसिकली सऊदी मार्केट, और सऊदी मार्केट में एक्चुअली नंबर्स लिखे होते हैं। सो अगर मैं आपको यहाँ पे एक स्टॉक दिखाता हूँ, व्हिच वाज़ एक्चुअली कमिंग इन माय लेटेस्ट नंबर्स एज़ वेल, 1303 एक स्टॉक का नंबर आ रहा है यहाँ पे। और अगर इसको मैं जून 2023 से दिखाऊँ, सो ये जून 2023 में यहाँ पे 1303 मेरे पास नंबर आ रहा था, और दूसरा 7203, ये एलएम नाम की कंपनी है। दोनों को मैं दिखा देता हूँ। अगर एलएम को आपको यहाँ पे दिखाऊँ, तो सिमिलर पीरियड के अंदर, ओके, यहाँ पे 7203 लिखते हैं। सो दिस इज 7203। अगर आप यहाँ पे देखें, ऑलमोस्ट ये 130 से 1000 यानी कि 10x तकरीबन ये स्टॉक हो चुका है। 1303 के अंदर भी मैं आपको दिखा देता हूँ। सो दिस इज इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज। अगर यहाँ पे भी स्टॉक को देखें, ये तकरीबन मेरे पास जून में आ रहा था, कोई ₹1.5 का स्टॉक था, और ये तकरीबन अब ₹7 पे हो चुका है। सो ये कुछ स्टॉक्स सऊदी अरब के भी एक दो मैंने यहाँ पे दिखा दिए। इसके अलावा मैं नैस्डैक का भी दिखा देता हूँ आपको। सो नैस्डैक में भी सिमिलर वही कंपनीज मेरे पास आती हैं। अगर यहाँ पे मैं दिखाऊँ, इसमें कलर नहीं हुआ हुआ, अगर MELI अगर आप यहाँ पे देखें, ये 90s के अंदर इसका स्कोर आ रहा है। फिर इसके अलावा जो है मेरे पास ऊपर भी कुछ स्टॉक्स हैं, जिसमें एडोब आता है। एडोब का आजकल कुछ केसेस वगैरह चल रहे हैं, उसकी वजह से ये थोड़ा शायद नीचे है, लेकिन ओवरऑल इसका स्कोर भी मेरे पास बहुत ज़बरदस्त है। फिर इसके अलावा आई थिंक एक CPRT एक स्टॉक है, ये मेरे पास मॉडल में आ रहा है। क्रॉक्स आ रहा है, अगर इसको आप खोल के देखो, सो ऑल ऑफ देम आर परफॉर्मिंग वेरी वेल, और ये कई सालों से इस स्कोरिंग मॉडल के अंदर मेरे पास आते रहे हैं। CPRT अगर आप देखो, ₹6 का स्टॉक 60 पे अभी भी तकरीबन ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। इसके अलावा MELI को देख लेते हैं, ये भी अभी इस टाइम पे 90s के राउंड अबाउट इसका स्कोर चल रहा है। ओवरऑल ये भी देखें, ऑलमोस्ट 2200 पे है। आज से 2-3 साल पहले ये तकरीबन 300-200 के पास था। 10x की परफॉर्मेंस है। सो ये ओवरऑल क्या होता है कि आप अच्छी जब कंपनीज को सीख लेते हो कि कैसे पिक करना है, ये सारे रिजल्ट्स आपके पास यहाँ पे नजर आ सकते हैं। अच्छा, चलें अब चलते हैं हमारी प्रेजेंटेशन की तरफ। सो ओवरऑल इस वीक के अंदर जो हमारे फंडामेंटल्स हैं, उसको भी वन बाय वन देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो लास्ट वीक के अंदर आप लोगों ने देखा है, लास्ट वीक को चले मैं फॉर टाइम पर्पसेस नहीं इसको कवर करता, इस वीक के अंदर देख लेते हैं। सबसे पहले तो हमारी जो अप्रैल 2025 की जो CPI एक्सपेक्टेड है, दिस शुड बी अराउंड 0.3%। ये बहुत ही लो है इस टाइम पे, और बल्कि ये कहा जा रहा है इट इज द लोएस्ट इन 6 डेकेड्स। सो इस टाइम पे पाकिस्तान के हालात बहुत अच्छे जा रहे हैं।
ऑल्दो पाकिस्तान इंडिया के थोड़ी सी टेंशन हुई है, लेकिन इससे बिजनेस के ऊपर इतना इम्पैक्ट नहीं आने वाला, क्योंकि हम ऑलरेडी इंडिया के साथ इतना कारोबार नहीं कर रहे। तो ये सिर्फ सेंटिमेंटल इफेक्ट है। अगर आप स्टॉक मार्केट में देखोगे, हमारे जो स्टॉक्स ऑलरेडी फंडामेंटली स्ट्रांग है, वो ऑलरेडी काफी जबरदस्त परफॉर्म कर चुके हैं। फराज ने भी अपने एंड पे बुल्स एंड बियर्स की जो कॉल्स थी वो भी दिखा दी, बेहतरीन परफॉर्मेंस उनकी भी हो रही है। सो आई डोंट थिंक सो इसमें पाकिस्तान इंडिया का कोई भी इसके ऊपर मसला आएगा। तो ये मैंने पाकिस्तान इंडिया की टेंशन का भी मेंशन कर दिया। मुझे नहीं लगता इसके ऊपर कोई आपका नेगेटिव इफेक्ट आएगा, सेंटिमेंटल इफेक्ट है। फंडामेंटली देखा जाए तो इतना कोई इशू नहीं है। दूसरा, वर्ल्ड बैंक कट्स पाकिस्तान ग्रोथ फोरकास्ट टू 2.7%। ये थोड़ा सा हम नेगेटिव कह तो सकते हैं, लेकिन अगेन ये जो फोरकास्ट किया है वर्ल्ड बैंक ने, ये बेसिकली जो ट्रम्प ने टैरिफ भी थोड़े से इंट्रोड्यूस किया है, जिसको अभी उन्होंने इसने रिवर्स भी कर दिया, यू टर्न भी लिया उसके ऊपर बहुत बड़ा। लेकिन अगेन ये उसकी बेस के ऊपर उन्होंने फोरकास्ट की थी कि पाकिस्तान की तकरीबन 2.7% है। मुझे नहीं लगता इतनी रहेगी, इससे इंशाल्लाह ज़्यादा ही बेहतर रहेगी, क्योंकि जिस तरीके से हम अर्निंग्स को देख रहे हैं, जिस तरीके से रिजल्ट्स कंपनीज के आ रहे हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग आ रहे हैं, और आगे जाकर भी आई थिंक दिस विल बी प्रीटी गुड। नेक्स्ट चलते हैं, सासगर एंड जीएचएनआई का स्कोर आया ऑलरेडी। ऑटो के अंदर ये दोनों मेरी टॉप 25 के अंदर पिक्स भी हैं। बेहतरीन रिजल्ट्स आए हैं, और आप लोगों को एक्सपेक्टेड भी था कि ये ओवरऑल ऑटो ने बहुत ग्रो करना है, और जैसे ग्रो करेगी तो ये स्टॉक्स भी साथ साथ परफॉर्म करेंगे। तो ये एक्सेप्शनल रिजल्ट्स इनके आए हैं। सीमेंट एक्सपोर्ट्स को देखा जाए तो तकरीबन 28% इजाफा हुआ है, टूवर्ड्स $230 million की अब तकरीबन हमारी एक्सपोर्ट हो चुके हैं इन 9 months। ये आप जहन में रखें, जो सदर्न हमारे साउथ रीजन के अंदर जो प्लांट्स हैं वही ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं, बिकॉज उनके लिए फीजिबल पड़ता है। नॉर्थ के प्लांट्स इतना एक्सपोर्ट नहीं करते, एक्सेप्ट एक दो कंपनीज जो कि अफगानिस्तान करती हैं, लेकिन उसके अलावा जो है सीमेंट जो सदर्न एरियाज की हैं वो ज़्यादा एक्सपोर्ट में बेनिफिट लेती हैं। और लास्टली, ट्रम्प का बहुत बड़ा यू टर्न लास्ट वीक के अंदर। सो ये एक यू टर्न जो उसने लिया है, अगेन दिस इज अगेन वेरी रेयर। इतना तो रेस की मेरे ख्याल से मूवी में नहीं था जितने यू टर्न्स ये ट्रम्प ले रहा है। सो ओवरऑल उसने कहा ये है कि मैं पावल को फायर नहीं करूंगा, और बेसिकली मैं चाहूंगा कि वो रहे। और दूसरा जो है, चाइना के ऊपर जो टैरिफ है वो हम 145% नहीं लगाएंगे, लेकिन 0% भी नहीं लगाएंगे, थोड़े से लगाएंगे। तो ये अगेन बहुत बड़ा यू टर्न था, जिसकी वजह से मार्केट्स, इंटरनेशनल मार्केट्स ने थोड़ा से रिवर्स किया, थोड़ा सा वापस आई हैं। ऑस्ट्रेलियन डॉलर, न्यूजीलैंड डॉलर, ये थोड़ी रिस्क ऑन करेंसीज है, उन्होंने भी दोबारा परफॉर्मेंस दिया है। सो ये था मेरे एंड से मैक्रो इकोनॉमिक्स के ऊपर। तो फराज, बैक टू यू, थोड़ा सा KSE 100 के ऊपर आउटलुक आप दे दो। स्टॉप। सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत शुक्रिया द बुल्स एंड बीएस शो देखने का। अगर आप इस पर्टिकुलर प्रोग्राम का फॉर्मेट देखें, जहां पे अमार फंडामेंटली कंट्री की पोजीशन बताते हैं कि क्यों आपको स्टॉक मार्केट पे इन्वेस्ट करना चाहिए, एंड चेरी ऑन टॉप फराज आपको वो कंपनीज बताते हैं कि क्यों उन कंपनीज में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। और बाय द वे जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो आपके सामने है। अब ये चीज़ आप खुद भी कर सकते थे। अगर आप दुनिया के किसी कोने में भी बैठे हुए हैं, और ख़ास तौर पे पाकिस्तान में, और आपको अभी भी समझ नहीं आ रही कि स्टॉक मार्केट पे इन्वेस्ट कैसे करते हैं, तो आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड प्लीज़ टेक द कोर्सेज ऑफ फराज एंड अमार विच आर अवेलेबल एट sarmaya.pk। इन कोर्सेज से आपको समझ आएगी कि आपका अपना पैसा भी ग्रो कैसे हो सकता है। सो प्लीज़ डू लुक एट sarmaya.pk कोर्सेज एंड बिकम फाइनेंशियली हेल्दी। जी अमार, KSE 100 के ऊपर आज एक चीज़ बहुत अच्छी हुई है। इस टाइम मार्केट क्लोज होने का टाइम है, तकरीबन 2-3 मिनट रह गए हैं जिस टाइम हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, और मार्केट जो है वो प्लस होना शुरू हो गई है यहाँ पे। जो है, अगर आज, अच्छा अभी तक नहीं हुआ ऐसा, क्योंकि जिस टाइम नेगेटिव चल रही थी मुझे लग रहा था अगर आज नेगेटिव क्लोजिंग आती है, मंडे को आती है, तो यहाँ पे ना ये एक हिडन डाइवर्जेंस क्रिएट हो सकती थी, जो कि अभी तक मैच्योर नहीं हुई। मुझे लग रहा है कि आने वाले टाइम पे ये हो जाएगी, जो कि एक अच्छा साइन है। और इस तरह से अगर थोड़ा सा यहाँ पे नीचे आ जाती है आज, अभी इस वक्त नहीं हुई, शायद मंडे या ट्यूसडे को अगर ये आज फ्राइडेज़ के लोस ब्रेक करती है, तो होपफुली यहाँ पे एक हिडन डाइवर्जेंस बन जाएगी। इससे फ़ायदा क्या होगा? इस हिडन डाइवर्जेंस से जो हमारे पास ऊपर यहाँ पे वीकली और डेली के ऊपर बेयरिश डाइवर्जेंस बनी हुई थी, जो मैंने लास्ट 2 वीक से हाईलाइट की हुई थी, वो सिंक हो जाएगी, और यहाँ पे आपके पास बुल्स के पॉइंट्स या वेट जो हैं वो ज़्यादा हो जाएंगे। तो जब बुल्स के वेट ज़्यादा हो गए, इसका ये मतलब है कि हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि विद इन अ वीक और सो ये आपके हाइज ब्रेक होते हुए नज़र आए। सो जो करेक्शंस ड्यू थी मार्केट में, और जो हमें जिस चीज़ का वो था ख़तरा कि यार थोड़ी मार्केट नीचे आएगी तो कैश पे रहें, 50% कैश मेरे ख्याल में लोगों ने बेहतरीन तरीके से इस वक्त यूटिलाइज़ किया होगा। अगर अभी नहीं किया तो मंडे या ट्यूसडे को भी कर सकते हैं। जो स्टॉक्स अगर अभी आपने बाय किए हैं आज या कल, तो इस टाइम प्लस में ही क्लोज हो रहे होंगे फ्राइडे के टाइम।
सो ओवरऑल अब मुझे लग रहा है कि ये जो हिडन डाइवर्जेंस क्रिएट होती है बाय मंडे और ट्यूसडे, मोस्ट लाइकली आपकी यहाँ से दोबारा जो है वो रैली कंटिन्यू करेगी। इस टाइम जो आपकी सपोर्ट लेवल्स आ रहे हैं 1,13,000 और 1,10,000 है, रेजिस्टेंस 1,19,200 ये और 500 के दरमियान है, और ये इससे इस वीक नहीं ब्रेक हो सकी और वहाँ से हमने देखा ड्रॉप होती हुई आई है। तो 1,19,200 500 की रेजिस्टेंस इंपॉर्टेंट होगी, ये ब्रेक होगी और इससे ऊपर जाके क्लोज होगी। सो यहाँ से फिर आपकी मार्केट दोबारा एक आपको अच्छे ट्रेंड में नज़र आ सकती है। सो फ़िलहाल जो आपकी कशीदगी चल रही थी पाक भारत की, वो मेरे ख़्याल में उसका जो इम्पैक्ट जितना आना था पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट में वो आ गया। होपफुली बाय मंडे यहाँ से आप लोगों को बेहतर इम्प्रूवमेंट्स होती हुई मार्केट में नज़र आए। सो ओवरऑल ये है हमारा टेक्निकल्स के ऊपर एक बुलिश पॉइंट और आ जाए तो हमारे वेट्स अच्छे हो जाएंगे एंड देन मार्केट में दोबारा से आपको ट्रेंड नज़र आना शुरू हो जाएगा। अच्छा फराज, एक क्वेश्चन मेरा यहाँ पे है कि फंडामेंटली जो स्ट्रॉन्ग कंपनीज हैं जो मेरी भी रिकमेंडेड थी, वो काफ़ी हद तक तो अपने हाइस को उसने तोड़ा भी है और परफॉर्म भी किया पिछले एक डेढ़ महीने के अंदर। सो क्या आपको लग रहा है कि KSE 100 इंडेक्स आगे जाके बुलिश रहेगा, प्रेशर में नहीं रहेगा? बिल्कुल, अमार ये जो आपकी कंसोलिडेशन बॉक्स बना हुआ है इस टाइम, ये होपफुली ब्रेक हो जाएगा और इसको एडवांसिंग फेज़ में जाना चाहिए मार्केट को। और लग ऐसे रहा है कि ये बस यहाँ पे एक दो जो पॉइंट्स आ गए थे डाइवर्जेंस, उसकी वजह से मार्केट दोबारा साइडवेज हो गई। एक जो दो करेक्शंस, ये जो दो इवेंट्स हुए, एक तो यूएस टैरिफ वॉर वाला एंड देन ये पाक भारत वाला, अगर ये दो ना होते तो मोस्ट लाइकली हम ऊपर ही इस टाइम एडवांसिंग फेज़ में ही थे और ये अच्छा ही चल रहा होता। जब यूजुअली इस तरह के इवेंट्स आते हैं और उसके बाद मार्केट करेक्शन लेती है तो मार्केट में ना वी शेप की रिकवरीज आती हैं, तेज़ी से आती हैं, क्योंकि जो आपका टाइम साइकिल्स के ऊपर एडवांसिंग फेज है उसके नंबर ऑफ डेज कम हो जाते हैं, तो जल्दी फिर प्राइस को वहाँ तक पहुँचना होता है जो उसके टारगेट्स होते हैं। सो होपफुली मुझे यहाँ से लग रहा है कि अच्छी मार्केट में दोबारा से बुलिशनेस नज़र आना शुरू हो जाएगी। चलें, इस वीक को हम थोड़ा सा एक कंपनी आई हैव पिक्ड फॉर दिस वीक इज GHNI, और ये ऑलरेडी काफ़ी ही ज़बरदस्त परफॉर्म कर रही है। और एज यूजुअल मैंने इसको थोड़ा सा हाईलाइट भी किया था कि ये टॉप 25 मेरी पिक्स भी हैं और आगे जाके आप एक्सपेक्ट भी कर सकते हो कि दिस कैन ग्रो एज वेल। यहाँ पे पहली पहली बात आप ये समझे कि GHNI ऑलरेडी मैं दो ऑटो की कंपनीज कवर कर चुका हूँ। GHNI में मेरा दिल कर रहा था कि मैं इस वीक के अंदर इसको ज़्यादा कवर करूँ, बिकॉज आई वाज एक्सपेक्टिंग इसका रिजल्ट अच्छा आएगा और आगे जाके भी इसका अच्छा रहने वाला है। अच्छा, ये ज़हन में रखिए, GHNI जो है ओवरऑल इसके जो फंडामेंटल्स हैं थोड़े से डिफरेंट है फ्रॉम सासगार और एटलस होंडा, बल्कि हमने वहां पे भी देखा दो तीन चीजें ऐसी अप्लाई हम कर रहे थे कि सासगार की जैसे ऑटो पॉलिसी वो थोड़ा सा उसके ऊपर इफेक्ट कर सकती है। एटलस होंडा की जैसे फर्टिलाइजर की जो सेल्स हैं वो बहुत बड़ा कोरिलेशन उसके साथ मैच करता है कि अगर आपकी सेल्स वगैरह यूरिया की सेल्स कम हो रही है तो एक आइडिया दे रहा होता है कि आपकी एग्रीकल्चर आउटपुट थोड़ी सी कम रहेगी। एग्रीकल्चर आउटपुट कम रहती है तो किसान थोड़ी सी बाइक्स को लेना हेजिटेट करता है, लेकिन ये एक साल के बाद होता है, ये ज़हन में रखिएगा। मैंने ये दिखाया था कि एक साल के बाद इसका आउटपुट आपका एटलस होंडा के ऊपर आता है। अच्छा, GHNI जो है ये बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड टूवर्ड्स आपकी इंडस्ट्री के ऊपर, जितना ज्यादा फैक्टर्स चल रहे हैं, अगर वो इंडस्ट्री ज्यादा ग्रो कर रही है या माइनिंग की जैसे एक्टिविटी चल रही है या सीपैक के प्रोजेक्ट्स वगैरह जब आपके स्टार्ट हुए थे तब इसकी सेल्स बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। तो इस टाइम पे मैंने ये टाइटल भी लिखा कि GHNI अर्निंग्स टू बी बूस्टेड बाय रेकोडिक का जो हमारा प्रोजेक्ट आ रहा है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। माइनिंग प्रोजेक्ट्स जो और आपके थर कोल वगैरह में चल रहे हैं वो भी साथ साथ इसमें है। लॉन्च ऑफ DMAX, इन्होंने गाड़ी पिकअप भी इंट्रोड्यूस किया है, एंड मॉनेटरी पॉलिसी ईजिंग जो आपके जो अभी भी इंटरेस्ट रेट वगैरह नीचे जा रहे हैं उससे भी इसको काफी बेहतरी होने वाली है। ठीक है, पहली बात तो ये देखें, अगर आप लोगों ने ओवरऑल देखा होगा तो यहाँ पे ट्रक्स इनके नजर आते हैं, आपने सड़कों में देखे होगा ईसुजू के नाम से। ये एक जापानीज ब्रांड है और जापानीज ब्रांड के साथ इन्होंने मिलकर जो यहाँ पे इंट्रोडक्शन दी है, ये एक बहुत क्वालिटी प्रीमियम आप कह लो कि ट्रक्स माने जाते हैं। इवन बसेस जो मानी जाती हैं ईसुजू की, वो अच्छी क्वालिटी मानी जाती है, तो इन्होंने उनके साथ कोलैबोरेट करके यहाँ पे इसको इंट्रोड्यूस किया हुआ है। सो ये सबसे पहले हो गया। दूसरी बात एक जेन में रखिएगा, जब भी आप ऑटो कंपनी ओवरऑल देख रहे होते हैं तो ऑटो कंपनीज के अंदर जितनी 3S डीलरशिप्स होती हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। तो 3S डीलरशिप यानी कि ये होता है कि ओवरऑल जो आपके जो सर्विस दे रहे हो या स्पेयर पार्ट्स वगैरह या आप सेल्स वगैरह प्रोवाइड करते हैं, ये तीनों चीजें आपके मौजूद हो। तो ईसुजू की जो है ये सारी डीलरशिप्स वगैरह 3S डीलरशिप अवेलेबल है। सो दिस मीन्स अगेन इसके लिए एक क्वालिटी चीज बन जाती है कि इसके आगे जाके लोग ट्रक्स वगैरह या बसेस को प्रेफर करेंगे अदर देन बाकी कंपनीज के नस्बत। ठीक है, अच्छा यहाँ पे ये एक चीज मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि ओवरऑल बस सेल्स और ट्रक सेल्स को अगर आप देखें
तो ये 2015 से 2017 के डाटा के अंदर आपको बड़ा एक शार्प इंक्रीज नजर आएगा, स्पेसिफिकली इन ट्रक सेल्स। ये जो ट्रक सेल्स थी ओवरऑल इन इस टाइम पीरियड के अंदर, वो क्यों ज्यादा थी? क्योंकि आपका सी पैक का प्रोजेक्ट स्टार्ट हुए थे और उसकी बेस के ऊपर आपकी डिमांड ज्यादा क्रिएट हुई। डिमांड ज्यादा क्रिएट हुई तो ट्रक्स की वहां पे यूजेज ज्यादा होती है, ट्रक्स की यूजेज ज्यादा होगी तो जाहिर सी बात है कि उसके सेल्स ज्यादा बढ़ेगी। GHNI के मैंने अभी आपको फंडामेंटली स्कोर भी दिखाया, जहां पे ये 9 रुपीज 10 रुपीज से लेके ये तकरीबन 500 रुपए का शेयर गया। क्यों गया? क्योंकि उस टाइम पे इसकी सेल्स बड़ी शार्पली इंक्रीज हुई। सो ये ज़हन में रखिएगा, ओवरऑल इसकी ज्यादातर कॉन्सेंट्रेशन जो है आपके प्रोजेक्ट्स के ऊपर है कि अगर बड़े प्रोजेक्ट चल रहे हैं दुनिया मुल्क के अंदर तो आपकी इनकी सेल्स ज्यादा इंक्रीज होंगी। ठीक है, सो दिस इज ट्रक सेल्स। अच्छा, नेक्स्ट चलते हैं। इसके ओवर एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि ओवरऑल इसका जो मार्केट शेयर है वो बहुत इंप्रूव हुआ है। GHNI का इस टाइम पे ओवरऑल ट्रक की मार्केट्स के अंदर तकरीबन 50% का मार्केट शेयर है। दिस इज ह्यूज। सो ओवरऑल ट्रक्स के अंदर भी एंड बसेस के अंदर भी टोटल जो इनका मार्केट शेयर देखा जाए वो 50-60% के दरमियान लाई करता है। सो इसका क्या मतलब है? जैसे एटलस होंडा के अंदर मैंने 85% की बात की, सासगा ने भी 30-40% की मार्केट कैप्चर कर ली थी फोर व्हीलर्स के अंदर। GHNI जब इसको यहाँ पे आता है तो ये अगेन प्राइसिंग पावर के ऊपर थोड़ा सा खेल सकते हैं, बिकॉज क्वालिटी भी अच्छी है, बाकी भी इनके अगेन लोग प्रेफर करते हैं, ट्रक्स को प्रेफर करते हैं। सो ओवरऑल इसकी मार्केट शेयर प्राइसिंग पावर के ऊपर ये अपना अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। सो ये ओवरऑल यहाँ पे सेल्स आप देख सकते हो, मार्केट शेयर ईसुजू की भी है, ओवरऑल मार्केट की जो परफॉर्मेंस है सेल्स वगैरह है वो यहाँ पे मेंशन हुई है। अच्छा, जो नेक्स्ट सबसे बड़ी इसके अंदर फैक्टर आने वाला है वो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ डिस्कस करते हैं। रेकोडिक प्रोजेक्ट आपका बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, ये आप लोगों को अब ऑलरेडी पता लग गया होगा। ये इसका अगेन बलोचिस्तान के अंदर ये होने वाला है। सो बैरिक गोल्ड इसके अंदर 50% उसका शेयर है। पाकिस्तान के अंदर तकरीबन 25% जो है वो फेडरल गवर्नमेंट इसके अंदर पार्टनर है और 25% जो है बलूचिस्तान है। अच्छा, जो इनिशियल फेज होता है रेकोडिक का, उसके अंदर कंस्ट्रक्शन ज्यादा की जाती है पहले 2-3 साल के अंदर। उसमें आपके डंपर्स यूज होते हैं, कंक्रीट मिक्सर्स होते हैं, फ्लैट बेड्स होते हैं, टैंकर्स वगैरह यूज हो रहे होते हैं और उसकी बेस के ऊपर ट्रक्स की जो डिमांड है वो ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। तो ये कंपनी ऑलरेडी एनुअल रिपोर्ट में भी और अपने जो इनकी सेशंस होते हैं उसमें भी, कॉर्पोरेट ब्रीफिंग सेशंस के अंदर भी इन्होंने ऑलरेडी बताना शुरू कर दिया है कि हमसे कंपनीज अब रीच आउट कर रही हैं कि हमें ट्रक्स चाहिए। सो इमीडिएट स्पाइक तो इनको आने वाली है, जिसकी वजह से आप ये कह सकते हो कि GHNI इट्स गोना बी माय वन ऑफ द फेवरेट स्टॉक्स इन 2025 गोइंग फॉरवर्ड एज वेल, गोइंग फॉरवर्ड इनटू 2026। मुझे इसमें अच्छी स्पाइक नजर, अच्छी परफॉर्मेंस नजर आती है। प्रोडक्शन वाइज रैंप अप नेक्स्ट स्टेज होता है, उसमें हॉल ट्रक्स आपके चाहिए होते हैं, ट्रेलर्स चाहिए होते हैं, सपोर्ट व्हीकल्स चाहिए होती हैं, फिर उसके बाद रीजनल ग्रोथ होती है क्योंकि आपने डिलीवरी वगैरह भी करनी होती है, जो आपको कॉपर वगैरह वहां से निकलेगा, गोल्ड निकलेगा। सो उसके लिए डिलीवरी ट्रक्स, लिक्विड लाइट ड्यूटी ट्रक्स, क्रू कैरियर्स, ये सारे आपको वहां पे चाहिए होंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो है, वैसे ओवरऑल रेकोडिक के अंदर आप लोगों को पता ही, मैं थोड़ा सा टाइम पे वैसे ज्यादा नहीं पढ़ूंगा, लेकिन ओवरऑल जो इसके अंदर एक्सपेक्टेशन ही की जा रही है कि लॉन्ग टर्म के हिसाब से गोइंग फॉरवर्ड इनटू 40 इयर्स हमारे पास $100 बिलियन के ओवरऑल वर्थ के मिनरल्स अवेलेबल हैं। हम पाकिस्तान एक ट्रेजर कंट्री है, इसके ऊपर काफी ज्यादा हमारे पास चीजें अवेलेबल है, हम इसका फायदा नहीं उठाते। सो ये मिनरल्स बलूचिस्तान के अंदर बहुत जबरदस्त हैं और साल की बेस के ऊपर ये आपका ओवरऑल यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि फेज 1 में कितना रिक्वायर्ड है, कितने टन्स हम लेंगे, एक्सट्रैक्ट करेंगे और कितनी वर्थ ऑफ दैट मनी विल बी एक्सट्रैक्टेड। उसके अलावा जो हमारे फेज 1 के अंदर कितने पैसे रिक्वायर्ड होंगे, ऑलमोस्ट अभी फाइनेंसिंग इसकी चल भी रही है। फाइनल इसकी अभी भी रिपोर्ट मार्च की ड्यू थी, वो यहाँ पे मैंने शो नहीं की हुई, लेकिन जब वो रिपोर्ट आती है तो इसमें अगेन मजीद हमें क्लेरिफिकेशन मिल जाएगी कि कितने पैसे फाइनेंसिंग हो चुकी है और कितनी आगे मजीद एक्सपेक्टेड है। बट द प्रोजेक्ट इज ऑलरेडी स्टार्टेड, 2028 से जो है इसका प्रॉपर काम शुरू हो जाएगा। ठीक है, फाइनेंशियल्स में देखा जाए बहुत बेहतरीन GHNI के फाइनेंशियल्स है, 83% पिछले साल की निस्बत रेवेन्यू ग्रोथ है, फिर ओवरऑल मार्जिन बहुत जबरदस्त है, नेट मार्जिन बहुत ही आउटस्टैंडिंग जा रहे हैं, डेब्ट टू इक्विटी ना होने के बराबर है। सो पिछले कई सालों के अंदर जब इसने परफॉर्म किया, फंडामेंटली परफॉर्म किया था, सो उसके अंदर जो कैश इनके पास इकट्ठा हुआ उससे ये क्या करते रहे, अपना डेब्ट को भी बेहतर करते रहते। तो अगेन दिस इज वन ऑफ द थिंग्स दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिर इसके अलावा इनकी कुछ प्रोडक्ट्स में N सीरीज आती है, इनकी F सीरीज है, C सीरीज है। ये ध्यान में रखिएगा, 2019 के पीरियड के अंदर एक एक्सेल लोड की एक लॉ पास किया था गवर्नमेंट ने
कि आप एक ज़्यादा लोड ट्रक के ऊपर नहीं डाल सकते। तो पहले इनको बहुत ज़्यादा हिट आई थी उसकी बेस के ऊपर। अगर 2019 के अंदर आप देखोगे इसकी अर्निंग शार्पली डिक्लाइन हुई थी। तो इन्होंने उसके रिस्पॉन्स में ये लाइट ड्यूटी ट्रक्स थोड़े से इंट्रोड्यूस किए थे, एन सीरीज इंट्रोड्यूस की थी, जिसकी वजह से इनकी अगेन सेल्स बढ़ी या मार्केट शेयर बढ़ा। सो ओवरऑल आप इस पर्सपेक्टिव से देखा करो कि बिजनेस वाइज एक कंपनी क्या चीज डिसीजन मेकिंग कर रही होती है। फिर इसके अलावा बसेस में आप देखो डी मैक्स इनकी एक पिकअप आ रही है, जो कि अभी रिसेंटली भी इन्होंने एक नया वर्जन लॉन्च किया जिसकी सेल इज एक्सपेक्टेड टू गो हायर। सो ये अगेन दिस इज वेरी गुड। स्पेशलाइज व्हीकल्स में आपकी ये सारी जो डंपर्स वगैरह आपके हैं, फील्ड यूनिट्स वगैरह, ये सारी ये अगेन बनाते हैं। नेक्स्ट चलते हैं Isuzu D-Max। अगेन 2019 के अंदर ये पहले इंट्रोड्यूस की गई थी, उसकी बेस के ऊपर काफ़ी सेल्स इसकी इंक्रीज की गई थी। इस साल जो है इन्होंने एक और मॉडल लॉन्च किया है, जो कि आई थिंक आगे जाके बहुत ज़बरदस्त परफॉर्म एक्सपेक्टेड है कि उसकी परफॉर्मेंस अच्छी आएगी। ये दिस इज कॉल्ड D-Max X Terrain, और ये कहा जा रहा है कि ये कंपटीटर्स लाइक BYD की शार्क 6 और टोयोटा की हाइलेक्स को जाके compete करेगी। सो अगेन दिस इज वन गुड थिंग जो कि GHNI लेके आ रहा है। दूसरी एक सस्टेन मार्केट शेयर इन्होंने कैसे कैप्चर किया है, थोड़े से पॉइंट्स इसको भी डिस्कस करते हैं। पार्टनरशिप पहले आपने देखा Isuzu के साथ इन्होंने पार्टनरशिप की, जापान जैसी कंट्री बहुत अच्छे जो मॉडल्स बनाते हैं उनके साथ अगेन क्वालिटी ट्रक्स अवेलेबल हैं, बसेस होती हैं, वही इन्होंने यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया। CPEC सेकंड नंबर पे, बहुत इंपॉर्टेंट कि जितना ज़्यादा प्रोजेक्ट हाई क्वालिटी प्रोजेक्ट्स होंगे तो उतनी ही डिमांड इसकी क्रिएट होगी। थर्ड, आफ्टर सेल्स नेटवर्क, जो मैंने 3S की बात की। फिर फाइनेंसिंग सॉल्यूशंस के अंदर क्या हुआ था कि कई क्योंकि हाई क्वालिटी ट्रक्स होते हैं, बड़े महंगे भी, अगेन प्राइसेस इनकी ज़्यादा होती है, तो इन्होंने कोलैबोरेशन की बैंक्स के साथ के जो कंपनीज इसको लेना चाहती हैं तो उनके लिए सस्ते में लोन्स वगैरह अवेलेबल हों। तो अगेन HBL के साथ इन्होंने और मिजान बैंक के साथ पार्टनरशिप की, ताकि ओवरऑल जो है इनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो सस्ते दामों के अंदर अवेलेबल हों फॉर ऑल द कंपनी जो इसको लेना चाहती है। फिर ब्रांड रेपुटेशन इनकी अलग है। इसके बाद एक दो मैंने ईयर्स इसमें पिक किए हैं। किसी भी कंपनी को देखना हो तो आप जेन में रखिएगा, आप उन सालों को देखें जब जिन सालों में इसकी अर्निंग्स ड्रॉप हुई हो, तो रीजंस आपको वहीं पे नजर आ जाएंगी कि किस तरीके से एक कंपनी जो है इसकी परफॉर्मेंस मैटर कर रही होती है। 2019 के अंदर इसमें शार्प डिक्लाइन आया था, उसकी वजह ज्यादातर आपको पता है करेंसी डिवैल्यूएशन थी, इंटरेस्ट रेट हमारे ऊपर हुए हुए थे, ऑटो इंडस्ट्री की स्लो डाउन भी चल रही थी। यानी कि ओवरऑल ये सारे फैक्टर्स हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं किस तरीके से करेंसी डिवैल्यूएशन, इंटरेस्ट रेट जो है आपकी ऑटो की इंडस्ट्री को स्लो डाउन करती है। फिर उसके बाद सीबैक आपका स्लो हुआ था उस टाइम पे, और रेगुलेटरी चैलेंजेस में आपकी एक्सेल लोड की जो रेगुलेशन, जो मैंने ऑलरेडी भी बात की, वो भी इंट्रोड्यूस की गई थी। जो ये सारे फैक्टर्स जो थे वो 2019 के अंदर आपके इम्पैक्ट कर रहे थे। अच्छा, इसके अलावा जो 2023 का जो परफॉर्मेंस है उसके अंदर अगर आप देखें तो इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा हाई थी हमारी 2022 के अंदर। आप लोगों ने देखा रशिया यूक्रेन की वॉर हुई, उसके बाद पे इंटरेस्ट रेट हाइक की, पूरी दुनिया के अंदर स्लो डाउन आया, तो वो उसकी वजह से महंगाई जब ज्यादा होगी तो अगेन इंडस्ट्री क्या होंगी, स्लो डाउन होंगी। सो अगेन ये स्लो डाउन हुई, पीके डिवैल्यूएशन हुई, स्टील की प्राइसेस बहुत तेजी से ऊपर हुई थी 2022-23 के अंदर। तो ये अगेन वन मोर फैक्टर जो आपके GHNI के अंदर अगेन स्टील यूज होता है, तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर प्ले किया। LSM की कॉन्ट्रैक्शन, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग, ये बहुत मैटर करती है कि मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स आपका किस तरीके से चल रहा है। जितना ये नंबर ज्यादा होगा उतनी मैन्युफैक्चरिंग आपके मुल्क में ज्यादा हो रही है। सो ओवरऑल वो भी डिक्लाइन हुआ था 2023 के अंदर। सो उसकी बेस के ऊपर भी आप देखेंगे इसकी अर्निंग्स नीचे आई। फिर उसके अलावा कंपटीशन भी आया चाइनीज ब्रांड्स के अंदर। चाइनीज के अंदर जो FAW या फोटोन जो कंपनीज अवेलेबल है, उसके ट्रक्स जो हैं वो अगेन मार्केट में आए थे, और उसकी वजह से उनकी सेल्स, इसकी सेल्स के ऊपर भी इम्पैक्ट आया। तो अगेन दिस इज वन मोर रीजन। उसके बाद ओवरऑल यहाँ पे देखा जाए कि मार्जिन इन्होंने किस तरीके से मेंटेन किए। देख रहे हैं आप 2019, 2023, 2-3 साल ऐसे आते हैं जहां पे हिट आती है बिजनेसेस को, लेकिन अच्छे बिजनेसेस, अच्छी मैनेजमेंट उसको कैसे केटर करती है, दैट इज इंपॉर्टेंट। सबसे पहले इन्होंने कोशिश की कि लोकलाइजेशन के ऊपर काम किया जाए। सो लोकलाइजेशन, यहाँ पे जो चीजें हैं जितनी ज्यादा यहाँ पे बन सके उनके ऊपर उन्होंने काम किया। कंप्लीटली नॉकडाउन की जो इंपोर्टेड किट्स थी उसको यहाँ पे किसी तरीके से लोअर कॉस्ट की इधर की जो कंपनीज थी उनके साथ उन्होंने पार्टनरशिप्स वगैरह करके उसकी प्राइस को रिड्यूस किसी तरीके से कोशिश की कि वहां पे आए। इकोनॉमीज ऑफ स्केल, CPEC के ऑलरेडी जो इन्होंने ओवरऑल पैसा वहां से बनाया, उसको यहाँ पे क्या किया, अपना कर्जा कम करने के ऊपर
मेंटेन किया। फिर उसके बाद प्रोडक्ट की मिक्स शिफ्ट इन्होंने की, जो मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि एन सीरीज इन्होंने इंट्रोड्यूस की, क्योंकि जब एक्सल का आपके ऊपर रेगुलेशन आई तो आपने इसको कन्वर्ट किया टूवर्ड्स बेटर ट्रक्स जो कि इन इस लोड को लेके अच्छी डिमांड क्रिएट करें, और उसमें आपने देखा कि ओवरऑल जीएचएनआई के ऊपर अच्छा इंपैक्ट आया। स्टील के प्राइसेस को हेज किया गया। स्टील के प्राइसेस के हेज करने का मतलब है कि आपने कॉन्ट्रैक्ट किए, लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स किए, जैसे आयशा स्टील होगी या दूसरी स्टील की कंपनीज होगी, उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि हमारे साथ लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट कर लें स्टील को यूज करने के लिए। तो अगेन दिस इज वन मोर थिंग दैट दे डिड। ऑपरेशन एफिशिएंसी भी की कि अगेन असेंबली लाइंस वगैरह को, लेबर कॉस्ट को थोड़ा सा मेंटेन किया जाए। सो ये भी इन्होंने किया। इसके अलावा डेप्ट इनका बहुत ज्यादा था कुछ अर्सा पहले, लेकिन अगेन डेप्ट को कम करना, कोई कंपनी कम कर दे, दिस इज अगेन ह्यूज फॉर एनी कंपनी इन फ्यूचर। सो कैपेसिटी एक्सपेंशन की थी इन्होंने 2017 के अंदर, जब इनका ओवरऑल आप देख रहे थे सी पैक के ऊपर बहुत ज्यादा इजाफा हो रहा था। फिर वर्किंग कैपिटल के अंदर इन्होंने सीकेडे किट्स वगैरह का के ऊपर काम किया, R&D के ऊपर थोड़ा सा काम किया, डीमैक्स को इंट्रोड्यूस किया, नई गाड़ी लेके आए। उसके अलावा जो स्ट्रॉन्ग कैश फ्लो ऑपरेशन से, यानी कि सी पैक से जो पैसा बना उसको यूज किया टूवर्ड्स सरप्लस इन देयर बिजनेस मॉडल। ठीक है, बिजनेस के अंदर यूज किया गया। फिर एसेट्स को भी इन्होंने कुछ अर्सा पहले लाहौर के अंदर सरप्लस लैंड था, उसको बेचा भी था फॉर फाइनेंसिंग सर्विसेज। इक्विटी फाइनेंसिंग की, इशू शेयर्स किए थे 2019 के अंदर, रीफाइनेंसिंग हाई कॉस्ट के ऊपर की। सो ओवरऑल क्या किया था कि पहले हाई कॉस्ट डेब्ट जो था उसको रिप्लेस किया लो फाइनेंसिंग के साथ। जब भी ये आपके इंटरेस्ट रेट वगैरह कम होते हैं तो आप क्या कर सकते हो, दोबारा लोन लेके पुराने लोन को कोशिश करके जल्दी उतारा जाता है, ताकि नए सिरे से जो अच्छा बिजनेस के अंदर वर्किंग कैपिटल को लेके आया जाए, उसको यूज करके एक्सपैंड किया जाए। तो प्रूडेंट कैपेक्स की मैनेजमेंट ये बहुत ज्यादा इस्तेमाल आपकी हुई थी। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर वगैरह के लिए ऊपर भी आपने अच्छे तरीके से इस्तेमाल, काफी अच्छी मैनेजमेंट की। अच्छा, मैक्रो इकोनॉमिक्स के ऊपर चलते हैं। एलएसएम ग्रोथ, इंटरेस्ट रेट, स्टील प्राइसेस, जीडीपी ग्रोथ एंड सीपैक प्रोजेक्ट, ये ओवरऑल हमने सारों को कंबाइन करके देखा। तो ओवरऑल क्या क्या हो रहा है कि एलएसएम जब भी जिन सालों में इंप्रूव होती है तो हमारी कोरिलेशन तकरीबन 65% के पास आती है। इंटरेस्ट रेट के ऊपर बिल्कुल ऑपोजिट होता है। जाहिर सी बात है, इंटरेस्ट रेट जब नीचे जाएंगे तब ये मार्केट ऊपर जाती है। स्टील प्राइसेस के ऊपर भी इम्पैक्ट इनका काफी ज्यादा था। जीडीपी ग्रोथ जितनी ज्यादा ऊपर जाती है तो ट्रक्स वगैरह ज्यादा बिकते हैं। सीपैक के प्रोजेक्ट की एक्टिविटी हमने देखा कि ओवरऑल उस टाइम पे 75% 85% की इनकी यहाँ पे कोरिलेशन जा रही थी। सो ये कोरिलेशन ओवरऑल हम जिस तरीके से सासगर या एटलस होंडा के ऊपर मैंने आप लोगों को दिखाई थी, यहाँ पे भी हमने वही चीज अप्लाई की थी। और अगर मैं मॉडल को आप लोगों को यहाँ पे दिखा दूं तो व्हाट वी कैन एक्सपेक्ट इज, सो यहाँ पे मैं ओवरऑल यहाँ पे हम दिखा देते हैं। सो यहाँ पे हमने ट्रक्स की ओवरऑल देखा कि कितना वी आर एक्सपेक्टिंग कि ये इंक्रीज होगा। जितना हमने जब भी ग्रीन जोन हमारा चलता है, जो कि आपको मैंने लास्ट टाइम भी दिखाया था, यहाँ पे अगर हम यहाँ पे देखें तो जब भी डार्क ग्रीन जोन चलता है तो इनके जो सेल्स हैं वो काफी हद तक इंप्रूव होती हैं, तकरीबन 160%। ये तो खैर बहुत ज्यादा एक्सेसिव हाई है, लेकिन गिवन के अगर हमारे हालात प्रोजेक्ट्स वगैरह ऐसा चलते हैं तो मिनिमम मुझे लगता है कि हमें ये एक्सपेक्ट करना चाहिए कि ट्रक्स को कम से कम 30% इस साल भी इंक्रीज करना चाहिए, और नेक्स्ट ईयर भी तकरीबन 20-30% की रेंज में लाजमी होना चाहिए। ये मैं मिनिमम बता रहा हूँ। लेकिन ओवरऑल अगर ये सारे फैक्टर्स को मैं काउंटर इन करता हूं तो यहाँ पे हमने ये ट्रक्स की जो एस्टिमेशन लगाई है कि नेक्स्ट ईयर तक ये तकरीबन 3277 इतने ट्रक्स ये इनको बेच लेने चाहिए। 2020 फिस्कल 2027 तक तकरीबन 4000 हमारे ट्रक्स को बिक जाना चाहिए। इस टाइम पे जो हमारे नंबर्स आ चुके हैं ऑलमोस्ट तकरीबन 67 के पास इसकी अर्निंग्स आई भी हैं। और अगर नेक्स्ट ईयर के अंदर सिमिलर प्रोजेक्शंस को देखा जाए, अगर गिवन कि मैं 30% देख रहा हूं कि नेक्स्ट ईयर अगर हमारे ट्रक्स इसी तरीके से बिकते हैं जो कि एक्सपेक्टेशन है, सो उसकी बेस के ऊपर आपका जो रिजल्ट है दैट कैन गो सिग्निफिकेंटली हाई टू 94 ईपीएस। और अगर आप इस टाइम पे प्राइस अर्निंग्स वाइज देख लेंगे तो रफली आप इससे अंदाजा लगा सकते हो कि ये ऑलमोस्ट 50% मेरे ख्याल से इतना इसकी परफॉर्मेंस होनी चाहिए। मजीद 30-40% मिनिमम एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए, विच इज प्रीटी गुड। और मुझे लग रहा है शायद इससे भी ज्यादा ये परफॉर्म करेगा जो हिस्टोरिकली जिस तरीके से इसने परफॉर्मेंस दी हुई है। और उसके अलावा अगर उससे नेक्स्ट ईयर भी अगर सेम एस्टिमेट लगाया जाए तो तकरीबन 123 इसकी अर्निंग्स कैन बी एक्सपेक्टेड। अब आप प्राइस अर्निंग वाइज आप खुद से भी इसको अंदाजा लगा के देख सकते हो कि ओवरऑल जीएचएनआई इज अ वेरी गुड कंपनी। और मुझे लगता है 2025 एंड 2026 आई थिंक दैट कुड बी वेरी गुड फॉर दिस कंपनी। ठीक है, चलें जी, बैक टू फराज भाई। आप ओवरऑल अब
टॉप पिक्स भी इस दफा दिखा रहे हैं। स्टॉप। सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत शुक्रिया द बुल्स एंड बीएस शो देखने का। अगर आप इस पर्टिकुलर प्रोग्राम का फॉर्मेट देखें जहां पे अमार फंडामेंटली कंट्री की पोजीशन बताते हैं कि क्यों आपको स्टॉक मार्केट पे इन्वेस्ट करना चाहिए, एंड चेरी ऑन टॉप फराज आपको वो कंपनीज बताते हैं कि क्यों उन कंपनीज में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। और बाय द वे जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो आपके सामने है। अब ये चीज़ आप खुद भी कर सकते थे अगर आप दुनिया के किसी कोने में भी बैठे हुए हैं, और ख़ास तौर पे पाकिस्तान में, और आपको अभी भी समझ नहीं आ रही कि स्टॉक मार्केट पे इन्वेस्ट कैसे करते हैं, तो आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड प्लीज टेक द कोर्सेज ऑफ फराज एंड अमार विच आर अवेलेबल एट sarmaya.pk। इन कोर्सेज से आपको समझ आएगी कि आपका अपना पैसा भी ग्रो कैसे हो सकता है। सो प्लीज डू लुक एट sarmaya.pk कोर्सेज एंड बिकम फाइनेंशियली हेल्दी। सही, हमारे टॉपिक्स पे जाने से पहले लास्ट वीक हमारी टेक्निकल्स के ऊपर ये टॉपिक थी GHNI, जिसमें हिडन डाइवर्जेंस थी, असेंडिंग पैरेलल चैनल के ऊपर ट्रेड कर रहा था। जो आपके फंडामेंटल्स हैं एग्जैक्टली सिंक हो रहे हैं आपके टेक्निकल्स के साथ। टेक्निकल्स के ऊपर ये सिंपल हाई राइज एंड हाई लोस ट्रेंड कर रहे हैं। सो आज फ्राइडे को जब ये नीचे आया, ये असेंडिंग ये ट्रेंड लाइन को आके इसने टेस्ट किया 714.15 के करीब, और फिर बाउंस करके 738। सो पोटेंशियली अगर कोई फंडामेंटल स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, दिस इज़ द राइट टाइम। यहाँ पे आपके हाई लो के ऊपर आप बाइस को कर सकते हैं, सो टेक्निकल्स के ऊपर। सो अब टॉपिक्स पे चलते हैं हमार। तो सबसे पहली टॉपिक है हमार MTL मिलर ट्रैक्टर्स। ये एक डिसेंडिंग पैरेलल चैनल में ट्रेड हो रहा था, उसके बाद इसने ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद दोबारा आके इसको रीटेस्ट किया। राइट नाउ ये जो लोअर हाई इसका बना हुआ है 628 का, ये एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। मैं इसको देखूंगा कि अगर ये ब्रेक होती है तो फिर बाय करना चाहिए। सो कंडीशनल बाइंग है, बाय स्टॉप प्लेस करें 628.30 से ऊपर जाए, सो इजी टारगेट है 690 के करीब के। ये इसका जेनेरिक सा एक पैटर्न है। सो बाय स्टॉप कंडीशनल बाइंग के ऊपर इसको बाय किया जा सकता है। हमारे ट्रैक्टर्स के रिजल्ट्स तो शायद इतने अच्छे नहीं आए होंगे फंडामेंटल्स के ऊपर। इस दफ़ा जो इनके नंबर्स हैं, क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं गोइंग फॉरवर्ड, क्या ये बेहतर हो सकते हैं? अच्छा, गोइंग फॉरवर्ड ये थोड़ी बेहतरी इसमें आ सकती है। दो तीन फैक्टर्स हैं। एक तो नंबर वन, एग्रीकल्चर आउटपुट थोड़ी सी एक्सपेक्टेड है कि इस दफ़ा का कम रहेगी नेक्स्ट गोइंग फॉरवर्ड 3 to 6 months, तो वो थोड़ा सा इम्पैक्ट आ सकता है। लेकिन दूसरा जो इस ट्रैक्टर की जो इंडस्ट्री के अंदर प्रॉब्लम आ रहा है, वो आपका आ रहा है एक नया स्कीम लॉन्च हुई है ग्रीन ट्रैक्टर के नाम से इन पंजाब। तो ओवरऑल AGTL और मिलर ट्रैक्टर को स्पेसिफिक जो है ट्रैक्टर्स बेचने हैं, और उसका इम्पैक्ट ये हुआ था कि जो लास्ट क्वार्टर के जो रिजल्ट्स आए थे वो काफ़ी बुरे आए थे। बल्कि अब तो खैर आज के दिन भी मिलर ट्रैक्टर का रिजल्ट आया, लेकिन उससे लास्ट की बात मैं कर रहा हूँ। उससे लास्ट जो है वो काफ़ी अच्छे आए थे। उससे जो लास्ट है अब खैर ज़्यादा हो गया, लेकिन ओवरऑल सितंबर के जो रिजल्ट हैं वो काफ़ी बुरे आए थे। दिसंबर के रिजल्ट्स ओवरऑल थोड़े से बेहतर आए थे, क्योंकि ग्रीन ट्रैक्टर की सेल्स जो है वो थोड़ी सी इम्पैक्ट आया था उसके ऊपर। तो रफली अराउंड 150% का उसके अंदर इंक्रीज आया था। ईयर ऑन ईयर देखा जाए तो तकरीबन 2% का डिक्लाइन है ओवरऑल रेवेन्यूज के अंदर। और एग्रीकल्चर की अगेन उसमें आउटपुट मैंने ऑलरेडी बता दिया। ये ओवरऑल ये कंपनी जो है मिलर ट्रैक्टर, ये एक और मिलट इक्विपमेंट के नाम से जो एक कंपनी है, उसकी भी अमेलगमेशन इस टाइम पे चल रही है। तो ये 2-3 स्टेप्स इसकी वजह से चल रहे हैं, जो जिसकी वजह से आपको थोड़ा बहुत परफॉर्मेंस इसकी नजर नहीं आ रही। दूसरी चीज, एक बहुत बड़ा मसला ऑलरेडी हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, वो सेल्स का रिफंड का इशू इनका चल रहा है, विच इज़ अ ह्यूज नंबर। तो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि गवर्नमेंट जो किसी तरीके से वो पैसे हमें रिलीज कर दे। अभी तक गवर्नमेंट के साथ इनकी वो क्लैरिफिकेशन नहीं हुई, जिसकी वजह से थोड़ी सी अर्निंग्स के ऊपर भी इनका इम्पैक्ट है। बल्कि इन्होंने कुछ अर्सा पहले प्रोडक्शन भी कहा था कि हम ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं करेंगे जब तक हमारी ये चीज़ सॉल्व नहीं होती। तो जैसे ये 2-3 चीज़ें मेरे ख्याल से सॉल्व होंगी, देन इसके ऊपर इम्पैक्ट आ सकता है। रिसेंटली जो आज के दिन रिजल्ट आया वो थोड़ा सा नीचे आया है, जो विच वाज अ लिटिल बिट एक्सपेक्टेड ड्यू टू लोअर एग्रीकल्चर आउटपुट। अच्छा, हमारा नेक्स्ट पिक जो है वो शेज़ान फूड्स है। और ये आज सुबह ही मैंने इसकी ना सैयद फराज इक्विटीज़ पे जो क्लाइंट्स हैं हमारे, उनको कॉल दे दी थी। ब्रेकआउट दे रहा था 190 के ऊपर, 190 ओपन हुआ, हमने बाय कॉल दे दी थी। और आज इतनी नेगेटिव मार्केट के ऊपर भी ये स्ट्रेट कैप रहा सारा दिन, और इसके जो टारगेट्स हैं वो 238 के बन रहे। चार्ट्स के ऊपर इसके रीजंस देख लेते हैं कि ऐसा क्यों है। एक बहुत अच्छे ट्रेंड में रहा, 82 से 152 तक गया, उसके बाद कंसोलिडेट हुआ। ये कंसोलिडेशन अगेन कंटिन्यूशन पैटर्न साबित हुई, और 152 जैसे ही ब्रेक हुआ उसके बाद ये एक कंटिन्यूस रैली की शक्ल बना के डेली बेसिस के ऊपर बढ़ना शुरू हो गया। आज जो मैंने इसके पे कॉल दी वो 190 थी, सुबह ही सुबह दे दी थी कि ये स्टिल इसमें पोटेंशियल है और ये इजीली 238 240 को जाके टेस्ट करेगा। हमार शेज़ान के फंडामेंटल्स अगर हम देखें प्रीवियस टाइम्स में, तो ये कंपनी लॉसेस में थी। अब ऐसा क्या हो गया इसके साथ कि
ये इतना बेहतरीन परफॉर्म करना शुरू हो गई है? अच्छा, ओवरऑल मुझे भी इसकी इम्प्रूवमेंट बहुत ज़्यादा नज़र नहीं आई। अगर रेवेन्यू वाइज देखा जाए तो तकरीबन 5% का इसके अंदर इंक्रीज है फ्रॉम लास्ट ईयर। 20% के पास इसका ग्रॉस मार्जिन है, तो ग्रॉस मार्जिन बहुत ज़्यादा बुरा नहीं है, लेकिन अगेन अर्निंग्स जो है इसकी ऑलरेडी नेगेटिव है। ये लोग कोशिश ये कर रहे हैं कि हमारी जो है एक्सपोर्ट जो है वो ज़्यादा बढ़े, और ये कोशिश करें जर्मनी, कनाडा, यूके, यूएई, सऊदी अरेबिया को ज़्यादा एक्सपोर्ट की जाए। ऑलरेडी थोड़ा बहुत ये कर भी रहे हैं। और जो मेजर चीज़ है जो कि मुझे लग रहा है जिसकी वजह से शायद ट्रिगर हो, दैट कुड बी स्टोरी ऑफ के ये A1 कैश एंड कैरी कनाडा के अंदर ये बातचीत कर रहे हैं कि हम किसी तरीके से अपनी प्रोडक्ट जो है वहां पे सेल करें। सो शायद हो सकता है कि वो कहानी, लेकिन अदर देन दैट मुझे इसके अंदर और कोई ट्रिगर नजर नहीं आया था। चलें। अच्छा, हमारा थर्ड पिक है सीमेंट सेक्टर से पावर सीमेंट, और ये भी बहुत अच्छे ट्रेंड में चल रहा है। और इसकी एक कॉल हमने पहले दी थी जिस टाइम ये 7-8 रुपये पे हुआ करता था, बहुत अच्छे ट्रेंड में चल रहा था उस वक्त भी। और अभी भी इसने रिसेंटली ये जो ब्रेक किया है 12.55 से ब्रेक होके सीधा 15 रुपये के करीब गया है। राइट नाउ ये करेक्शन पे कहीं पे भी आए इसको बाय करना चाहिए। यहाँ पे देखिए अगर ये रिट्रेस करता है, ये जो एग्जैक्ट इसकी रैली शुरू हुई हुई है 5 रुपये से लेके 15 तक की, उसकी 23% की रिट्रेसमेंट तकरीबन 12.64। तो ये जब भी यहाँ कहीं आए, नीचे आए, करेक्शंस में आए, इसको यहाँ अटेम्प्ट करना चाहिए। स्टॉप लॉस 10.9998 का हो सकता है, एंड देन दोबारा एक्सपेक्ट करें कि ये जो है 15 को और उसको जाके ब्रेक करे। स्टिल ये इसका टॉप नहीं है, बाय ऑन डिप्स या करेक्शंस पे इसको बाय करना चाहिए अच्छी स्ट्रॉन्ग रैली में, और एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि फर्दर ऊपर जाएगा। तो जहाँ मिले इस पे काम करना चाहिए। हमारा पावर सीमेंट के अब कैसे रिजल्ट्स हैं, एक टाइम पे स्ट्रगल कर रहा होता था, बाकी जितने सीमेंट सेक्टर हैं वो अच्छा परफॉर्म करता था, ये पीछे रह जाता था। अब इसमें क्या पोटेंशियल नज़र आ रहा है कि इतनी अच्छी रैली इसमें नज़र आना शुरू हो गई है? अच्छा, ओवरऑल अगर बाकी सीमेंट कंपनीज के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो अभी भी ये थोड़ी सी वीक कंपनी है। रेवेन्यू अगर देखा जाए पिछले साल के निस्बत 15% इसका अभी भी डिक्लाइन हुआ है। ग्रॉस मार्जिन ओवरऑल इसका 23% के पास चल रहा है, जो कि बाकी अगर बड़ी कंपनीज को देखा जाए, फौजी सीमेंट को देखें, लकी सीमेंट को देखें, तो उनके मार्जिन बहुत ज़्यादा बेहतर हैं। सो इसके मार्जिन भी थोड़े से लो हैं, अर्निंग्स अभी भी नेगेटिव हैं। जो मुझे लग रहा है कि अभी क्वार्टर ऑन क्वार्टर इसके थोड़े से प्रॉफिट्स अब पॉजिटिव वाली साइड पे आए हैं, जो एक मेजर फैक्टर शायद इसकी बेस के ऊपर इसकी परफॉर्मेंस हो रही है। एंड देन हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था कि सोलर के ऊपर बहुत जल्दी कन्वर्ट कर रहे हैं, तो वो एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट एक फैक्टर है। ओवरऑल अगर साउथ के रीजन के अंदर देखा जाए तो 19% मार्केट शेयर इनका अवेलेबल है इन द सदर्न रीजन, जो कि अगर ये थोड़ा बहुत एक्सपोर्ट भी करते हैं, जो ये कर भी रहे हैं, तो उसमें थोड़ी सी इनकी अर्निंग्स के अंदर बेहतरी आ सकती है। इस टाइम पे हमने ऑलरेडी डिस्कस भी किया था कि एक्सपोर्ट हम सीमेंट को कर रहे हैं और इसका इम्पैक्ट भी इनके ऊपर थोड़ा सा आ रहा है। सो ये फैक्टर्स हैं। ओवरऑल मुझे पर्सनली बाकी सीमेंट कंपनीज अच्छी लगती हैं, बट फ्रॉम टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा सा बेहतर है। फंडामेंटली पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा सा अभी भी वीक है ये कंपनी। जो नेक्स्ट पिक है वो बायफो है, बायफो इंडस्ट्रीज़। इसने बहुत अच्छी रैली दिखाई थी, 99 से परफॉर्म करता हुआ 233 तक गया, और इस वक्त ये तकरीबन अपने गोल्डन पॉकेट के ऊपर ट्रेड कर रहा है। और ये जो इसका रिसेंट लोअर हाई बना हुआ था जो 185 के करीब था, भी एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। इसमें भी कंडीशनल बाइंग होनी चाहिए कि अगर ये 185 186 को ब्रेक कर रहा हो तो फिर बाय करें, और फिर एक्सपेक्ट करें कि सीधा आपका 209 या फिर उसके बाद जो सेकंड टारगेट है 230 का, उसको जाके टेस्ट करें। सो कंडीशनल बाइंग अगेन यहाँ पे बाय स्टॉप लगाएं, स्टॉप लॉस ये डिफाइन है 159 का, एंड देन एक्सपेक्ट करें कि दोबारा अपने हाइस को जाके टेस्ट करें। हमारे बायफो में क्या डेवलपमेंट्स आ रही हैं ऐसी? रेकोडेक प्रोजेक्ट जो है उसके ऊपर इनको कुछ मिलने लगा है? बिल्कुल एग्जैक्टली। सो इसका थोड़ा पहले हम रिजल्ट्स की बात कर लेते हैं। रेवेन्यू ऐसे और इसका थोड़ा सा डिक्लाइन किया है 23%। ग्रॉस मार्जिन अगर देखा जाए तो काफ़ी बेहतरीन है, 35% के पास इनका ग्रॉस मार्जिन चल रहा है। अर्निंग्स इसकी बहुत डिक्लाइन किया है, 15 से तकरीबन 2 के पास आई है। उसकी एक वजह है कि इनको एक इम्पेयरमेंट लॉस आया है एक्सपोर्ट की वजह से। कि सुडानीज एक कस्टमर है इनका, उन्होंने इनको पेमेंट नहीं की, उसकी वजह से थोड़ा सा इनके पर प्रॉब्लम आई है, जो कि ये कह रहे हैं कि एक्सपेक्टेड है कि वो पेमेंट हमें आ जाएगी वापस। ओवरऑल देखा जाए तो ये एक्सप्लोसिव बनाते हैं, और जहाँ पे कंस्ट्रक्शन साइट्स होती हैं जैसे
अगर आपकी ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन के अंदर सिनेरियो चल रहा होता है, वहाँ पे अगेन एक्सप्लोरेशन के लिए चीज़ यूज़ की जाती है। तो इनके कॉन्ट्रैक्ट्स हुए में मारी एंड ओजीडीसी जैसे कंपनीज के साथ, तो लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स को ये इंजॉय करते हैं। 34-35% इनका मार्केट शेयर है। इसके अलावा वान नोबल का भी 40% के पास मार्केट शेयर है। ये एक बहुत बड़ा ट्रिगर है। इसके अलावा जो है ये एक्सपोर्ट भी करना चाह रहे हैं टूवर्ड्स साउथ एशियन कंट्रीज, अफ्रीकन कंट्रीज के अंदर भी ये थोड़ा सा अपने फुटहोल्ड को बढ़ाना चाह रहे हैं। दूसरी बात, जैसे आपने बताया रेकोडिक के अंदर, यस इनको कॉन्ट्रैक्ट्स मिल रहे हैं, ये ऑलरेडी इन्होंने हाईलाइट कर दिया है। बल्कि ये आपको जो स्टॉक की परफॉर्मेंस इतनी नजर आ रही है वो यही वजह है कि इन्होंने अनाउंसमेंट कर दी थी कि हमारे एंड पे रेकोडिक के प्रोजेक्ट के अंदर हमें एक्सप्लोसिव के ऑर्डर्स मिलने का कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है। ठीक है, तो आगे गोइंग फॉरवर्ड इनके ऊपर भी बड़ा अच्छा इम्पैक्ट आने वाला है। लेकिन अभी के हो सकता है कि फौरी तौर पे ना आए, कुछ अरसे बाद ही, जाहिर सी बात है जब काम स्टार्ट होगा तब आएगा। लेकिन अगेन जैसे GHNI के अंदर शुरू में ट्रक्स चाहिए होते हैं, तो अगेन इनके भी एक्सप्लोसिव जल्दी चाहिए होंगे इन द स्टार्टेड फेजिंग। तो फिर ये इनका अगेन इनकी अर्निंग्स के ऊपर भी इम्पैक्ट आएगा। अच्छा, नेक्स्ट पिक जो है मरी ब्यूरी है। इसने बहुत अच्छी रैली दिखाई हुई थी, 478 से परफॉर्म करता हुआ 840 तक गया, ऑलमोस्ट डबल हो गया। डबल होने के बाद रिट्रेसमेंट आई इसकी फिबोनाची नंबर्स पे, तकरीबन 50% की रिट्रेसमेंट थी और वहाँ पे आके इसने बुलिश डाइवर्जेंस क्रिएट कर दी। अब इस टाइम ये अगेन बुलिश फ्लैग की भी फॉर्मेशन है, AB इक्वल्स टू CD की भी फॉर्मेशन है। सो बहुत आसान सा इसका अगेन ट्रेड प्लान होना चाहिए। कंडीशनल बाय स्टॉप, जैसे ही हाइस ब्रेक करे उस टाइम इसकी ट्रेड लें, एंड देन स्टॉप लॉस आप जो रखेंगे वो 710 का रखेंगे। एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 1000 और 1200 को भी जाके टेस्ट कर सके। सो बड़ा सिंपल सा पैटर्न है, नए हाइज लगाने के बाद रिट्रेसमेंट, एंड देन एक्सपेक्ट करें कि जब ये हाइज ब्रेक हो रहे हो इसमें फिर फर्दर रैली नज़र आएगी। मरी ब्यूरी के फंडामेंटल्स, आज इसका रिजल्ट भी आया अभी थोड़ी देर पहले और रिजल्ट तो बहुत अच्छा रहा है। आगे क्या नज़र आ रहा है आपको इसकी आउटलुक? अच्छा, ओवरऑल दिस इज अगेन वन ऑफ माय टॉप 25 पिक्स और ऑलरेडी इसने बड़ा बेहतरीन परफॉर्म कर चुकी हुई है। आगे जाके भी एक्सपेक्टेशन यही है कि इसके रिजल्ट्स काफ़ी इम्प्रूवमेंट रहेगी। अच्छा, आज का रिजल्ट जो है वो बेसिकली मैंने देखा कि काफ़ी इम्प्रूवमेंट तो आई है, लेकिन मैंने चूंकि पहले देख लिया हुआ था कि इससे पहले वाले जो रिजल्ट्स हैं वो कैसे आ रहे हैं। सो उसकी बेस के ऊपर अगर देखा जाए तो 24% रेवेन्यू तकरीबन इनका इंक्रीज किया। अगर आज का भी रिजल्ट डाल दें तो शायद इससे भी बहुत ज़्यादा है। ग्रॉस मार्जिन जो है तकरीबन 25% के पास चल रहा है। ये अगर इसकी अर्निंग्स आज को छोड़ के पहले देखी जाए तो तकरीबन ये 120 के पास इसकी प्राइस अर्निंग्स पर शेयर चल रहा था। अगर आप प्राइस अर्निंग्स के हिसाब से देखें तो ये 6 से थोड़ा सा कम बनता है। तो अभी भी एक्सपेक्टेशन आप समझो कि ये बहुत ही सस्ते के रेट के ऊपर अवेलेबल है। दिस कैन बी वन ऑफ द कंपनी जो कि बहुत इजीली शायद डबल हो जाए, बहुत इजीली डबल। मैं बात कर रहा हूँ कि आगे जाके इसकी काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट्स भी हैं। अगर आप देखा जाए ये नॉन अल्कोहल की ड्रिंक्स भी इनकी अवेलेबल है, अल्कोहल भी ये बनाते हैं। मार्केट शेयर ओवरऑल देखा जाए पाकिस्तान के अंदर ये वाहिद एक कंपनी है जो सबसे ज़्यादा इसकी मार्केट शेयर है, तकरीबन 71% इनकी है। ऑल्दो वी आर मुस्लिम कंट्री, लेकिन यहाँ पे कंजम्पशन इन पाकिस्तान इंक्रीज हो रही है पिछले सालों के निस्बत। वो ज़्यादातर ये भी कहा जाता है कि हमारे जो यहाँ पे फॉरेनर्स वगैरह आते हैं उनकी तरफ से भी ज़्यादा सेल बढ़ती है। और लेकिन ओवरऑल द नंबर्स दैट स्पीक्स फॉर इटसेल्फ कि काफ़ी इंप्रूवमेंट हो रही है। इसके अलावा वाटर बॉटल फैसिलिटी इन्होंने थोड़ी सी इंक्रीज की है। ये अगेन पानी वगैरह जो बेचते हैं, जो नॉन अल्कोहल ड्रिंक्स पर बनाती है, तकरीबन दे हैव इंक्रीज टू अराउंड 24,000 बॉटल्स पर आवर। ठीक है, तो ये इन्होंने फैसिलिटी और इंक्रीज किया है। फिर इन्होंने जो टॉप जूस की इनकी कुछ प्रोडक्ट्स हैं उनमें भी इन्होंने इंक्रीज प्रोडक्ट लाइन इंट्रोड्यूस किया, जो 2000 बॉटल्स पर आर के हिसाब से वो भी बनाएंगे। सो ओवरऑल काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट इसमें नज़र आ रही है। दिस इज अगेन आई थिंक गोइंग फॉरवर्ड फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग। चलें, ज़बरदस्त। हमारी ये थी सारी टॉपिक्स, हमने जितना भी था वो सब डिस्कस किया। कंडीशनल बाइंग वाली देख लीजिएगा, जब ब्रेकआउट्स हो रहे हैं उस टाइम बाई कीजिएगा। अब ग्लोबल मार्केट्स की तरफ चलते हैं। सबसे पहले डॉलर इंडेक्स को देखते हैं। लास्ट 2 वीक से हम यही एक्सपेक्ट कर रहे थे कि डॉलर जो है एक रिट्रेसमेंट लेगा, बाउंस लेगा, वो हमें नज़र भी आया है इस वीक। इंडेक्स के ऊपर 97 से 99 हो गया। सो एक्सपेक्ट यही कर रहे हैं कि यहाँ से थोड़ा और ऊपर जाए, फिर ये अपनी बेयरिश रैली को कंटिन्यू करेगा, लोअर हाई बना के दोबारा नीचे आएगा। सो इसी बेसिस के ऊपर अगर आपका डॉलर वीक हो रहा है तो आप कौन सी ट्रेड्स लेंगे? बेहतर यही होता है जब ऐसे सिनेरियोज चल रहे हो तो आप सेफ हेवन पे चले जाएं। ये 2 वीक पहले USD CHF की एक ट्रेड बताई थी कि यहाँ पे ये लोअर हाई बनाएगा, तो एक्सपेक्ट ये करें कि इस जगह पे सेल करें, एंड देन ये दोबारा एक दफ़ा नीचे डबल बॉटम बनाने या
अपने लोस को दोबारा से टेस्ट करने आएगा। तो सेल ऑन स्ट्रेंथ, यूएस डॉलर आप जहाँ पे भी बढ़े आप बेचें। फॉर एग्जांपल पाउंड यूएसडी को अगर आप पाउंड वाली साइड पे देख रहे हैं, पाउंड को लॉन्ग करना चाहते हैं, यूएसडी को सेल करना चाहते हैं, तो उसका भी सेटअप देख लेते हैं। लास्ट वीक भी हमने डिस्कस किया था कि पाउंड यूएसडी के ऊपर अगर आपकी रिट्रेसमेंट आती है 1 आवर पे, तो फिर वहाँ पे आप बाय कर सकते हैं। इसी तरीके से यूरो यूएसडी में भी आप अगर यूरो को लॉन्ग करते हैं और यूएस डॉलर को सेल करते हैं तो वो एक अच्छी ट्रेड हो सकती है। पाउंड यूएसडी के ये हमने लेवल्स मार्क किए थे, अभी तक यहाँ पे आया नहीं है। इन केस अगर ये यहाँ आता है वहाँ पे भी बाय कर सकते हैं। और अगर आप इन्हीं करंट सपोर्ट के ऊपर बाय करना चाहते हैं तो फिर स्टॉप लॉस आपका बड़ा टाइट हो जाएगा। वो 1.31900 और 1.32400 पे बाय करते हैं तो 50 पिप्स के एसएल्स आप एक्सपेक्ट करें, दोबारा 1.34 को जाके टेस्ट करें। अमार, यूएस डॉलर का अभी कुछ ऐसा डेटा आया है कि जिससे हमें नज़र आए कि डॉलर में स्ट्रेंथ नज़र आएगी स्टिल, या वीक ही है? नहीं, ओवरऑल देखा जाए तो फंडामेंटली डॉलर अभी भी बहुत ज़्यादा वीक है। कुछ इम्प्रूवमेंट इसकी थोड़ी सी आई थी, रिटेल के नंबर्स थोड़े से इम्प्रूवमेंट इसकी हुई थी, जिसकी वजह से इसकी थोड़ी बहुत ये रिवर्सल आपको नज़र भी आया। लेकिन गोइंग फॉरवर्ड मैं इसके अंदर रिवर्सल नहीं बहुत तेज़ी से देख रहा। मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत ये जिगजैग रेंज में शायद रहे। ओवरऑल सीजनल्स वाइज देखा जाए तो ये डॉलर के इंडेक्स का लास्ट वीक होता है ऑफ अप्रैल या फर्स्ट वीक ऑफ मई बहुत तेजी से ऊपर जाता है, ये ध्यान में रखिएगा। जो लास्ट वीक ऑफ अप्रैल है वो थोड़ा सा डिक्लाइनिंग साइड पे होता है। तो हो सकता है कि मिडिल ऑफ द वीक कोई ऐसी न्यूज इसकी आ जाए जिसकी बेस के ऊपर इसके अंदर एक काफी जंप शायद नजर आ सकता है। लेकिन द पॉइंट इसके फंडामेंटली अभी भी ये थोड़ा सा वीक है। चलें, ज़बरदस्त। अच्छा, अब गोल्ड के ऊपर बात कर लेते हैं। गोल्ड का सिंपल स्टांस है कि ये जो इसका 3500 का टॉप लगा है, कभी भी सिंगल टॉप नहीं होता। एक दफ़ा ये दोबारा उधर ज़रूर जाएगा, या लोअर हाई बनाने या डबल टॉप बनाने। तो इसका एक ट्रेड प्लान सिंपल सा ये कर सकते हैं कि ये जो इसने 3373 की रेजिस्टेंस बनाई है, जब ये ब्रेक हो रही हो तो फिर यहाँ पे बाय करें, देन एक्सपेक्ट करें 3465 के टारगेट्स तक जाए। या फिर ये कहीं आपको नीचे मिलता है 3200 के करीब, 3190 से लेके 3200 ये एक सपोर्ट जोन है, यहाँ पे आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो फिर एक्सपेक्ट करें कि दोबारा बढ़े। हमारे गोल्ड के फंडामेंटल्स स्टिल इंटैक्ट हैं, बुलिश ही है। अच्छा, गोल्ड के ओवरऑल फंडामेंटल्स को देखे जाएं तो फंडामेंटल्स तो बहुत अच्छी हैं, ठीक है, क्योंकि ओवरऑल काफ़ी ज़्यादा इसमें अभी भी जो स्मार्ट बनी है वो इसमें पोजीशन लेके बैठी हुई है। लेकिन मैंने अभी एक मंथ पहले से थोड़ा सा इसका एनालिसिस किया तो उसमें मैंने देखा कि जो नॉन कमर्शियल्स की पोजीशंस है वो थोड़ी सी डिक्लाइनिंग साइड पे आई है, यानी कि उनकी ये प्रॉफिट टेकिंग थोड़ी सी ज़्यादा कर रहे हैं। सो लॉन्ग की पोजीशंस एंड शॉर्ट की पोजीशन में थोड़ा सा शॉर्ट की पोजीशंस में इजाफा है। इसका मतलब ये नहीं है कि फंडामेंटली ये वीक हो रहा है, इसका मतलब ये है कि हो सकता है कि जो स्मार्ट बनी है वो इस टाइम पे अपनी थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग कर रहा हो। सो जिसकी वजह से ये थोड़ा बहुत शायद आपको नीचे भी नजर आ रहा है। लेकिन हो सकता है गोइंग फॉरवर्ड ये थोड़ा सा सेंटिमेंटल की बेस के ऊपर और जो सेलिंग ये थोड़ी सी नजर आ रही है शॉर्ट जो शॉर्ट पोजीशन ऊपर नहीं है, थोड़ा सा रेंज वाली साइड पे आ जाए। लेकिन फंडामेंटली इट्स स्टिल स्ट्रॉन्ग। हमारा नैस 100 की बात कर लेते हैं। यहाँ पे लास्ट टाइम जो हमने डिस्कस किया हुआ था कि जब ये या तो 19,200 के लेवल को ब्रेक करे, जो कि आज सुबह कर दिया इसने। अभी तक न्यूयॉर्क सेशन ओपन नहीं हुआ, फ्राइडे की मॉर्निंग ये आज ऊपर ट्रेड कर रहा था। तो इस टाइम अब ये चूँकि एक अच्छे ट्रेंड में आ गया है दोबारा से, अगर ये ट्रेंड लाइन की सपोर्ट में मिलता है 18,900 के करीब, यहाँ की अटेम्प्ट करना चाहिए। स्टॉप लॉस 18,400 का हो जाएगा ऑन, एंड देन जो हमने ABCD के टारगेट्स निकाले हुए वो 20,400 के करीब के हैं कि वहाँ तक इसको जाना चाहिए। अमार, ये जो अभी जो आपके ट्रम्प ने यू टर्न लिया है, सो उससे क्या लग रहा है कि ये मार्केट अभी कंटिन्यू करेगी? लास्ट वीक में हम देख सकते हैं फर्दर रैली? इसका कुछ एग्जैक्टली तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन ओवरऑल आप देखें कि एक अनसर्टेनिटी अभी भी है कि वो कहा तो उसने ये है कि हम इतना टैरिफ नहीं लगाएंगे चाइना के ऊपर, लेकिन फाइनल भी तो कुछ नहीं हुआ ना। लेकिन जब तक फाइनल नहीं होता तो एक कंफर्मेशन आप कह लो कि मार्केट्स के अंदर तब तक नहीं आती जब तक आपको चीज़ें क्लियर ना हो, ठीक है। तो उसकी बेस पे ऊपर मैं ये तो कह सकता कि हो सकता है कि हाई अभी ना टूटे, इसका जो ऑल टाइम हाई था, लेकिन हो सकता है कि इसको कम से कम इतना तो ऊपर जाना चाहिए जितना आपने मार्क किया हुआ है 20,400 कम इतना तो टच करे। लेकिन यस, वी डू एक्सपेक्ट कि आगे जाके जब भी कभी ये 90 डेज पूरे होते हैं तो जाके ट्रम्प उस टाइम पे बता देगा कि भाई हम क्या करने जा रहे हैं, जो कि 145% डजंट मेक सेंस कि इतना आप टैरिफ लगाओगे। ये एक डिजास्टर है फॉर यूएसए एज वेल। तो फाइनल हो जाएगा तो आई थिंक उसके बाद मार्केट्स ऑल टाइम हाई पे भी जाएंगे। चलें, ज़बरदस्त।
हमारे क्रिप्टो की बात कर लेते हैं, BTC USDT, और ये बहुत अच्छी रैली करता हुआ नज़र आ रहा है, और वंस अगेन रिट्रेसमेंट पे इसको बाय करना चाहिए। अगर जो इसकी रिट्रेसमेंट आ रही है वो तकरीबन आपकी इस टाइम ट्रेड हो रहा है 94,000 के करीब। अगर ये कहीं आपको 91,000 या 90,500 पे मिलता है, ये एक इसका गोल्डन पॉकेट बन सकता है। यहाँ पे अटेम्प्ट कर सकते हैं, देन दोबारा एक्सपेक्ट करें कि बढ़ना शुरू हो जाए। थोड़ी सी डाइवर्जेंस अब आना नज़र शुरू हो गई है। अगर एक आध कैंडल और ऊपर बनती है तो डाइवर्जेंस बड़ी स्ट्रांग हो जाएगी। फिर आप एक्सपेक्ट यही कर सकते हैं, ये साइडवेज हो जाए या रिट्रेसमेंट करेक्शंस में आए। सो अभी फ़िलहाल अब मुझे नहीं पता कि जब तक ये वीक में अपलोड होगी वीडियो तो ये कहाँ पर होगा। तो आसान लफ्ज़ों में, जिनको टेक्निकल्स आते हैं, रिट्रेसमेंट बाय ऑन डिप या करेक्शंस के ऊपर अच्छे उसके ऊपर अटेम्प्ट की जा सकती है। इथीरियम वाली ट्रेड जो है वो अभी तक आपकी इंटैक्ट होगी, चल रही है, सही है। 1694 की जो रेजिस्टेंस ब्रेक हुई हुई थी यहाँ पे, और हम आए कर रहे हैं 1930, स्टिल इसमें पोटेंशियल है, ये इजीली उसको जाके टेस्ट कर सकते हैं। उसके अलावा एक और ऑल्ट बता देता हूँ, AIX BT, ये बड़ा अच्छा ट्रेंड कर रहा है। और इस टाइम अगर आप इसको 4 आवर पे देखें तो एक रेजिस्टेंस जोन को टेस्ट कर रहा है, और अगर ये रेजिस्टेंस जोन ब्रेक हो जाती है, जो कि 0.14 के करीब है, ये ब्रेक होती है तो आसान से टारगेट है 0.18, और उसके बाद 0.20 को जाके ये टेस्ट कर सके। ये बहुत अच्छी सी ट्रेड बन सकती है इसकी, ये ब्रेक होना बहुत ज़रूरी है। सो आई होप ये ब्रेकआउट्स पे अटेम्प्ट करें, एंड देन 0.18 तक इसको देखा जा सकता है। सो हमारा ये था ओवरऑल। क्रिप्टो बड़ी अच्छी लग रही है, करेक्शंस के ऊपर बाय करना चाहिए। नैस्डैक जो है अगेन बाय ऑन डिप, ट्रेंड लाइन जो दिखाई थी उधर बाय करें। गोल्ड रिट्रेसमेंट्स पे बाय करें। सो ओवरऑल US डॉलर वीक होता हुआ लग रहा है, एंड देन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि रिस्क ऑन एसेट्स परफॉर्म करते हुए नजर आए। परफेक्ट हो गया। चलें रैप अप करते हैं। ओवरऑल इट वाज अ गुड सेशन। हमने सारी चीज़ों को कवर किया। मैंने थोड़ा सा आपको अपने मॉडल का भी दिखा दिया। इफ़ यू वांट टू बी पार्ट ऑफ द फंडामेंटल्स ऑफ कैपिटल मार्केट ट्रेडिंग, तो अभी जाके आप लोग इसको रजिस्टर कर सकते हैं। 1-2 दिन रह गए एट द टाइम ऑफ आई थिंक रिकॉर्डिंग। जब आप लोगों को आ जाएगी तो एक आध दिन रह जाएगा जिसमें आप जाके फाइनल इसको रजिस्टर कर लें। अगेन टेक्निकल्स के ऊपर भी हमने देख लिया। फंडामेंटली ऑल थिंग्स आर इंटैक्ट, कोई मसला नहीं है। पाकिस्तान इंडिया की जो टेंशन अभी आई है, दीज आर टेम्प्रेरी, क्योंकि हमारा इतना ज़्यादा फंडामेंटली उसके ऊपर इम्पैक्ट नहीं आएगा। तो अगर मार्केट हल्की फुल्की आपको थोड़ा बहुत नीचे भी आ रही है, दिस कुड बी अ गुड सिनेरियो फॉर योर ट्रेडिंग। या अगर अच्छी कंपनीज आपने लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखनी खरीदनी है तो आप कर सकते हैं। ओवरऑल मेरी जो पिक्स हैं वो भी हायर हाइज बना रही है, यानी कि ऊपर ही जाती जा रही है। मैं यही कहता हूँ कि घबराया ना करें, अच्छी कंपनीज देखें जिसके बिजनेस इंटैक्ट हैं, जिसके बिजनेस वाइज इंप्रूवमेंट नजर आएगी, वो आगे जाके बेहतर ही रहा करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टाइम मिलते हैं। मेरी तरफ से, फराज की तरफ से, सलमान की तरफ से, अल्लाह हाफिज़। सी यू गाइस नेक्स्ट वीक।